हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का बौद्ध युक्ति क्लासेज में स्वागत है। हम लोग निपुण सीरीज चला रहे हैं कंप्लीट टॉपिक एनालिसिस के तौर पर, जो 71वीं बीपीएससी उन बच्चों के लिए मेंस ओरिएंट ध्यान में रखकर और जो 72वीं के फाउंडेशन बच्चे हैं उनको लेकर। तो यह प्रक्रिया जो हम लोग चला रहे हैं लगातार आप लोगों के लिए सामने निपुण सीरीज लाने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट को जन्म दिए हैं, जहाँ पर किसी भी विषय को तुलनात्मक रूप से कैसे पढ़ा जाए जिसमें आपके कंटेंट इनरिच हो, बेहतर हो, औरों से भी आप बेहतर लिख पाए। उसी में हम आज टॉपिक देखेंगे संथाल विद्रोह, कारण परिणाम और तीव्र प्रतिक्रिया के तौर पर। यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन सभी। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस टॉपिक से संबंधित कुछ चीज़ों का विषय वस्तु क्या है जिस पर आज हम लोग परिचर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि आज का टॉपिक क्या है, तो जिसमें लोग संथाल विद्रोह को करने से पहले विगत वर्षों का कुछ प्रश्न देख लेंगे, ताकि आपको ये दायरा पता चल जाए कि इस टॉपिक से प्रश्न कैसे पूछे जा रहे, किस रूप से पूछे जा रहे, उसकी सीमा क्या है। उसके अतिरिक्त कुछ ऐसे टॉपिक बच गए जो अभी तक नहीं पूछा गया, तो उस पर भी हम लोग एक नज़र देते हुए आगे बढ़ेंगे, ताकि विषय वस्तु को अच्छी समझ हो जाए, उस पर अच्छी तरीके से लिखने के लिए आपके पास कंटेंट उपलब्ध हो सके। हालांकि ध्यान रखिएगा, इस दौरान बहुत से बच्चों का फीडबैक भी आया है कि सर बहुत अच्छा है, यह सीरीज चल रहा है, कंटेंट औरों से बेहतर है। हालांकि हमारी संख्या कम है, फिर भी हम उस तथ्य पर नहीं जाते कि हमारी संख्या कितनी है। हम प्रयास कर रहे हैं जितनी दिनों तक आपको सेवाएं दे, बेहतर दे, और एक ऐसे प्लेटफॉर्म को तैयार करें जहां सिर्फ आपको कंटेंट ओरिएंट चीज़ों को कवर किया जा रहा है, साथ ही साथ एग्ज़ाम ओरिएंट बात की जा रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस विगत वर्षों के प्रश्न को देखेंगे, उसके बाद संथाल विद्रोह संबंधी परिचय को देख लेंगे। संथाल विद्रोह की उत्पत्ति किस रूप से हुई थी, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध पहली तीव्र प्रतिक्रिया ऐसे क्यों बोली जाती है, ऐसी कौन सी घटनाक्रम था या इसके आयाम थे जिसके कारण इसको पहली तीव्र प्रतिक्रिया बोली जाती है। साथ ही साथ हम देखेंगे संथाल विद्रोह के मुख्य कारण क्या थे, उसके परिप्रेक्ष्य क्या थे, उसके दायरे क्या थे, उसके संदर्भ में संथाल विद्रोह की गति किस रूप से थी, शुरुआत कैसे हुआ, उसके बीच की चीज़ें क्या हुई थी और अंतिम दौर में इसकी क्या स्थिति रही, सारे परिप्रेक्ष्य को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पर देखेंगे इसके परिणाम क्या थे, संथाल विद्रोह के परिणाम क्या थे, सकारात्मक परिणाम, नकारात्मक परिणाम, सारे पक्षों को हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे। साथ ही देखेंगे कारण और परिणामों को, जो भी कारण रहे उसके परिणाम जो भी रहे उसका आलोचनात्मक परीक्षण करेंगे। कारण का भी आलोचनात्मक परीक्षण किया जाएगा और जो परिणाम निकले उसके भी हम लोग आलोचनात्मक परीक्षण करेंगे, ताकि इस प्रकार का प्रश्न पूछे आप लोग तो बेहतर तरीके से उत्तर लिख पाए। साथ ही साथ हम लोग सकारात्मक पक्ष भी ढूंढने का प्रयास करेंगे इस विद्रोह का, क्यों यह जरूरी है, ताकि आप तुलना कर पाए बेहतर तरीके से कि यह विद्रोह क्यों इंपॉर्टेंट है तीव्र प्रतिक्रिया के तौर पर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे संथाल विद्रोह की सीमाएं क्या थी, कमजोरियां क्या थी। इसे तीव्र प्रतिक्रिया कह रहे हैं, प्रथम तीव्र प्रतिक्रिया, फिर भी इसमें कुछ सीमाएं रही होंगी, कुछ कमजोरियां रही होंगी, जिसके कारण यह विद्रोह तत्कालिक रूप से उन समस्याओं का समाधान करने में पूर्णतः सफल नहीं हुई, पर दूरगामी परिणाम साथ में लेकर आती है। तो उस सारे पक्ष को हम लोग देख लेंगे। नेक्स्ट में देखेंगे आलोचनात्मक पक्ष इसके क्या रहे थे, सीमाओं और कमजोरियों के अतिरिक्त भी कुछ आलोचनात्मक पक्ष थे जहां पर हम इसको और भी व्यापक रूप दे सके। हालांकि सब एक दूसरे का टाई अप पॉइंट है, बस टॉपिक को थोड़ा सा शब्दों के आधार पर अलग किया गया है, ताकि अगर प्रश्न पूछे तो उसको शुरुआत कहाँ से करना, किस रूप को सबसे पहले ना, उस टॉपिक के अंदर, सब टॉपिक के अंदर हम किन किन बिंदुओं को लिखेंगे, किस पक्ष को लिखेंगे, इसलिए मैंने इस टॉपिक को थोड़ा सा अलग किया है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि शब्द किस रूप से लिखे जा रहे हैं उसका उत्तर उसी रूप में आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे इसकी वर्तमान प्रासंगिकता क्या है, और साथ ही साथ एक टॉपिक और यहाँ पे ऐड करना मैं भूल गया, देशी और प्लस विदेशी विचारकों का राय, जो मैं इस सेक्शन में सीटीए में इसे अलग से मैं हर टॉपिक में दे रहा हूं, ताकि आपको यह समझ में आए कि यह टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है भारतीय इतिहास के लिए, क्यों इसे बीपीएससी बार बार बोलती है पढ़िए, आप इसको समझ कर आइए, इस प्रकार के टॉपिक को तभी कर पाइए जब देशी विचारक जो थे और विदेशी विचारक की राय क्या रही थी इसके संदर्भ में, इसका परिप्रेक्ष्य क्या था, इसका दायरा क्या था, इसका प्रभाव किस रूप से था। जब तक थिंकर इतिहासकारों के नज़रिए से नहीं देखिएगा, विचारकों के नज़रिए से नहीं देखिएगा, चीज़ें समझ नहीं पाइएगा। तो इसलिए इसे टॉपिक को हम लोग शामिल करेंगे। लास्ट में लोग देखेंगे निष्कर्ष को। निष्कर्ष इसलिए मैं निष्कर्ष और परिचय ऐड किया हूँ, मैं जो भी पूर्ववर्ती जहाँ भी काम किया हूँ, जितने भी जिस संस्थानों में, वहाँ पर एक कमी मेरे अभ्यर्थियों में दिखी मुझे, और अभी तक वो दिखती है। ऐसा नहीं कि ये कोई
एक दिन का सुधार है, जहां पर मैं कुछ टॉनिक आप लोग को दूंगा और उसके बाद आप सुधार कर लीजिएगा। यह परिचय और निष्कर्ष यह बिल्कुल हर व्यक्ति का, हर अभ्यर्थी का अपना क्षेत्र होता है। पर क्या होता है, सभी व्यक्ति क्या करते हैं, सभी अभ्यर्थी उसी औसती और सतही चीज़ों को लिख देते हैं, जिसके एवरेज, जिसके अनुपात में आपको नंबर कम मिलते हैं। अभी मैंने 600-700 कॉपियाँ चेक किया, बीपीएससी का जो कॉपी अपलोड की गई थी उसमें बच्चों का अभी तक कॉपी आ रहा है। उसमें यह फिर से मैंने ये देखा कमी कि निष्कर्ष और परिचय में बहुत कमी है, उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। प्रश्न का क्या डिमांड है, किस रूप से आपको परिचय स्टार्ट करना है, उसका निष्कर्ष निचोड़ कैसे देना है, यह बहुत इस पर काम करने की आवश्यकता है। तो उसी प्रयास को हम कर रहे हैं ताकि आप अभी से इस पर लगातार काम करना शुरू कर दीजिएगा। तो जब आपका एग्जाम 71वीं मेंस का होगा या 72वीं का होगा तो आप एक बेहतर स्थिति में होंगे। तो चलिए शुरुआत करते, चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। पहला हम लोग देखेंगे, पहले देखेंगे प्रश्न क्या पूछे जा चुके हैं। अगर हम 43 बीपीएससी से लेकर 70वीं बीपीएससी के आंकड़ों को देखें जो पूर्ववर्ती पीवाईक्यू के तौर पर, तो देखिए क्या है। 43वीं पूछा है, संथाल विद्रोह भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध प्रथम तीव्र प्रतिक्रिया थी, व्याख्या कीजिए। यहाँ व्याख्या करने कह रहा है तीव्र प्रतिक्रिया को, तो इस संदर्भ को हम देखेंगे आगे। फिर संथाल विद्रोह भारत में ब्रिटिश उपनिवेश के विरुद्ध सशस्त्र जन प्रतिरोध का एक आदर्श प्रस्तुत करता है, स्पष्ट कर दिया। अर्थात यह कहा जा रहा है कि जनता भी इसमें क्या जुड़ी हुई थी इस सशस्त्र विद्रोह में, तो यह प्रश्न के तौर पर पूछा जा रहा है। नेक्स्ट है बिहार में संथाल विद्रोह कारण और परिणाम की विवेचना कीजिए, और यह 43, 45, 48 से 52 में पूछा जा चुका है। संथाल विद्रोह के कारणों और परिणामों के आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, ये लेखा परीक्षा का एग्जाम हुआ था, उसमें भी प्रश्न पूछा गया। नेक्स्ट है संथाल विद्रोह के मुख्य कारणों का विवरण दीजिए और उसका क्या प्रभाव हुए, ये 56 से 59 बीपीएससी में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट है बिहार में संथाल विद्रोह 55-56 के कारणों के परिणामों का कारणों मूल्यांकन कीजिए, 63वीं बीपीएससी में पूछा जा चुका है। वैसे ही संथाल विद्रोह क्या था, उसकी गति क्या है, उसके परिणाम क्या थे, गति के संदर्भ में प्रश्न पूछा है, तो 66 बीपीएससी में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। संथाल विद्रोह शॉर्ट क्वेश्चन, संथाल विद्रोह शॉर्ट क्वेश्चन आपको 68-70 में आ चुके हैं। तो यहाँ से अब हो सकता है आपको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर यहाँ प्रश्न दिख जाए, या शॉर्ट में ही कुछ टर्मिनोलॉजी जोड़ के आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। तो कुल मिलाकर जब हम बात कर रहे हैं 43 से लेकर 70वीं तक, देख रहे हैं लगातार वर्षों में यह आ रहा है आपके एग्जाम में। तो इस टॉपिक को अच्छे से करके जाने की जरूरत है, इसके सभी आयामों को देख के जाने की जरूरत है, और इस पर अच्छे से प्रैक्टिस भी करने की जरूरत है ताकि आप बेहतर विकल्पों की तलाश कर पाए, बेहतर अंक लेकर आ पाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। परिचय थोड़ा सा इसका लंबा होगा, रीजन उसके पीछे है, इसका निचोड़ आप लोग को लिखना है, क्योंकि मैं समझाने के लिए इसके परिचय को विस्तृत किया हूं ताकि आप सारी चीज़ों को समझ के अपने परिचय को बेहतर कर लेंगे। चलिए सबसे पहले ध्यान रखिएगा, संथाल विद्रोह भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़े संगठित जनजातीय विद्रोह आपको में से एक माना जाता है, क्योंकि उस दौर में भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में ही सारी चीज़ें निकल कर आ रही थी। तो यहाँ पर समझना है कि जो ब्रिटिश शासन में औपनिवेशिक नीतियाँ थी, जो ब्रिटिशों के द्वारा अपनाई गई थी शासन व्यवस्थाओं को कायम करने के लिए, इन किन प्राकृतिक तरीके से शक्ति का संतुलन करके ब्रिटिश क्षेत्रों में अपने सारी चीज़ों को भेजना, अर्थात इंग्लैंड भेजना, तो यहाँ पर शोषणकारी नीतियों को अपनाया गया था। उसी परिणाम के स्वरूप जो चुनौतियाँ उभर कर आई थी, तो इसी संदर्भ में बातें की जाती है कि औपनिवेशिक जो नीतियाँ थी उसकी गहराई से चुनौती दी। अब यह विद्रोह 30 जून 1855 को वर्तमान झारखंड के दामिनी कोह क्षेत्र में हुआ था। जो कुछ क्षेत्र था झारखंड का, कुछ जिले वर्तमान है जिसमें हम दामिनी कोह का क्षेत्र कहते हैं, शीघ्र ही बंगाल और बिहार और उड़ीसा के विशाल भूभाग में फैल गया। यह प्रत्यक्ष रूप से नहीं फैला, हालांकि अप्रत्यक्ष उसके परिणाम दूरगामी रहे बंगाल और बिहार और उड़ीसा के विशाल भूभागों में। तो कुल मिलाकर बात क्या करना है, शुरुआत आपको झारखंड के दामिनी कोह से स्टार्ट होता है। जो ध्यान रखिएगा, जहां पर जनजातीय क्षेत्र के जो लोग थे वो अपने अधिकारों की मांग कर रहे थे, जो उनका बेसिक नीड्स था उस समय। तो जो आपको प्रॉमिस किया गया था औपनिवेशिक शासन के दौरान कि हम एक ऐसा विकल्प आपको देंगे कि ताकि आप अपने जीवन यापन को बेहतर कर पाए। तो इसी संदर्भ में हम बात करते हैं। जब संथाल समुदाय पर ब्रिटिश शासन ने नई भूमि राजस्व व्यवस्था लगाई, क्योंकि आपको पता होगा जब ब्रिटेन अपने औपनिवेशिक नीतियों को
कायम कर रहा था, पूरे भारत में लागू कर रहा था, उसी में एक भू राजस्व की नीति भी आती है, औपनिवेशिक शासन को बढ़ाना, वाणिज्यवाद का कॉन्सेप्ट आता है। उसी दौरान नई भूमि राजस्व नीतियाँ आती है, जहाँ पर महलवाड़ी कॉन्सेप्ट आता है, बंदोबस्त वाली व्यवस्था आती है। तो उसी के संदर्भ में सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिलेगा, जिसके परिणाम से जमींदार प्रथा को उन्मुक्त मिली, क्या मिली, हवा मिली, मजबूत हुआ। महाजनी शोषण का जाल थोप दिया गया इन क्षेत्रों में जहां पर ये सब सारी चीज़ें नहीं हुआ करती थी। उसके बाद उच्च कर दरें लगा दी गई, अत्यधिक लगान, सूदखोरी, जमीन की छीन झपट और मदस्तों के भी, जैसे महाजन, दरोगा, जमींदार जैसे लोग हुआ करते थे जो टैक्स कलेक्ट करके या व्यवस्थाओं को कायम करते थे ब्रिटिश उपनिवेश के परिप्रेक्ष्य में। ध्यान रखिएगा कि कठोरता से संथालों की भारी आर्थिक और सामाजिक अन्याय का दलदल में धकेल दिया। इतनी क्रूरता हो गई, जिनके आर्थिक शोषण तो हो ही रहा था, साथ में उनकी सामाजिक धार्मिक संस्थाओं पर क्या किया जाता, हमला किया जा रहा था, जिसके कारण ये प्रताड़ित होकर अपने चीज़ों को सामने रखने लगे। इन परिस्थितियों में संथाल समाज क्या हुआ, 4 महान नेताओं को नाम याद रखिएगा, सिद्धू कानून, चांद भैरव ने क्या किया, संथालों के एकजुट करके अंग्रेजों के खिलाफ क्या किया, विद्रोह करने का प्रयास किया, असहयोग और सशस्त्र प्रतिरोध दिया। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले क्या, शुरुआती दौरों में असहयोग की नीति अपनाई, तुम कुछ भी लाओ हम तुमको सहयोग नहीं करेंगे, क्योंकि लोकल लेवल पर आपको सहयोग की नीति तो अपनानी ही होगी। तो इसकी जो बाद के दिनों में आप देखते हो, गांधी जी भी ने अपने नीतियों में अपनाया था, सहयोग आंदोलन चलाया था, हम तुम्हारी बात का विरोध भी उस स्तर पर नहीं करेंगे, पर तुम जब से हमसे डिमांड करो तो हम सहयोग कर देंगे। इसी तरीके से फिर बाद में सशस्त्र विद्रोह प्रतिरोध उत्पन्न होता है, आह्वान किया गया। माना जाता है कि सिद्धू कानून के नेतृत्व में लगभग 50,000 से अधिक संस्थान जो योद्धा थे एक जगह इकट्ठा हो गए, वो विद्रोह करना शुरू कर दिए अपनी मांगों को लेकर। इन क्षेत्रीय नेताओं जो एजेंट बने हुए थे ना ब्रिटिश औपनिवेशिक लोगों के लिए, उसके विरुद्ध अपना जमीनी स्तर पर विद्रोह शुरू कर दिया, उनका हत्याएं शुरू हो गई। उसी समय किसी ने जनजातीय बगावत की तुलना अत्यंत विशाल संख्या से की। तो ये भी सारी चीज़ें उभर कर सामने की। अब जनता भी इसके साथ में सपोर्ट कर दिया। अब इसके साथ साथ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से चीज़ें प्रभावित होने लगी। इसी दौरान संथाल विद्रोह इसलिए महत्वपूर्ण हो गया, क्यों हुआ कि यह संगठित सैन्य रणनीति, डुगडुगी प्रणाली और संदेश प्रशासन जनजातीय एकता का अनूठा उदाहरण था। एक संगठित रूप से क्या हुआ, संथाल विद्रोह में कुछ तकनीक अपनाया गया ताकि विद्रोह को संगठित किया जा सके, लोगों को एक जगह संगठित करके एक खास रणनीति के साथ हमला किया जाए या उसका विरोध प्रदर्शन किया जाए। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। सैन्य रणनीति अपनाई गई, छापेमारी कॉन्सेप्ट लाया गया, गुरिल्ला युद्ध के तौर पर हम लोग जिसे जानते हैं, या हम यह भी बोल सकते हैं जो जनजातीय लोग अपने पारंपरिक हथियार जिस रूप से उपयोग करते हैं, क्योंकि आपको पता होगा पारंपरिक जो हथियार थे उस ब्रिटिश उपनिवेशिक शासन के समक्ष बहुत ही द्वयम दर्जे की हुआ करते, तो बिना आप इस प्रकार के कूटनीतिक चालें चलकर आप युद्ध नहीं जीत पाते थे। तो यह भी सारी चीज़ें गुरिल्ला युद्ध के कॉन्सेप्ट लाए गए। अब इनमें महिलाओं की सक्रिय भागीदारी बाद के दिनों में देखने को मिला। इससे सामाजिक सांस्कृतिक क्या हुआ, आंदोलन के तौर पर हम रूप प्रदान किया। जब महिलाओं ने इसका सपोर्ट करना शुरू कर दिया, जब जो पुरुष वर्ग थे, पुरुष आदिवासी जब विद्रोह प्रदर्शन करते थे या युद्ध के लिए जाते थे, छापेमारी युद्ध के लिए, तो महिलाएं उसके लिए बहुत प्रकार का सहयोग करते थे। कभी वो मैसेंजर बन जाते थे, कभी खाने के लिए पहुंचा देते, ताकि कभी कभी प्रत्यक्ष रूप से भी भागीदारी देखने को मिलता है। तो महिलाओं की भागीदारी आपको देखने को मिलती है। संथाल ने अपने पारंपरिक हथियारों जैसे धनुष, बाण, कुल्हाड़ी, भाला के साथ अंग्रेजी सेना के आधुनिक राइफलों का सामना किया। सोच के देखिए, हमारे आपके सामने अभी कोई पुलिस प्रशासन बंदूक लेकर खड़ा हो जाएगा तो आप लोग उसके आपके पसीने उतर जाएंगे, पर उस समय तीर धनुष और कुल्हाड़ी भाला लेकर लोग खड़े हो जाते थे। उसमें कितनी जीविका रही होगी अपने आज़ादी के लिए, अपने स्वतंत्रता, अपनी मांगों को लेकर, अपने सम्मान को लेकर। ये चीज़ें समझने का प्रयास कीजिएगा। यद्यपि ब्रिटिश सरकार क्या करती है, कठोर दमन के बाद भी इस विद्रोह को दबा दिया, लेकिन इसका प्रभाव दीर्घकालिक रहा। वर्तमान रूप से यह देखने को मिलेगा उस दौर में कि उस समय तत्कालिक समस्याओं का समाधान उस रूप से नहीं हुआ जिस रूप से यह कामना कर रहे थे या संथाल विद्रोहियों की मंशा रही होगी। पर बाद के दिनों में इसके दीर्घकालिक परिणाम किसी न किसी रूप से उभर कर सामने आए। ब्रिटिश लोग भी समझ गए कि अगर जनजातीय विद्रोह को हम उसके सांस्कृतिक विविधता को लेकर कुछ प्रश्नगत करेंगे या उनको छेड़छाड़ करेंगे या उनके नीतिगत निर्णयों में हम दखल अंदाजी करेंगे तो इनका विद्रोह हो जाएगा। क्योंकि सशस्त्र विद्रोह का अर्थ यही होता है कि जब एक बार किसी को
खून लग जाएगा, पूरी जनता यहाँ पर क्या होगी, क्योंकि भारतीय जनता के सहयोग से वो औपनिवेशिक शासन अपने को आप स्थापित किए हुए थे ना। तो रणनीति के तौर पर क्या हुआ, इसका दीर्घकालिक परिणाम आपको देखने को मिल जाता। उसी परिप्रेक्ष्य में क्या हुआ कि प्रशासनिक सुधार कुछ किए गए, जैसे संथाल परगना अधिनियम 1855 को लागू किया गया, जिसने जनजातीय भूमि और हितों की सुरक्षा हेतु एक नए प्रावधान को लाया। इस एक्ट ने क्या किया, कुछ हद तक सुधार की बात की। उसके बाद बहुत सी चीज़ें हुआ कि उस क्षेत्र में बाहरी लोगों का आगमन नहीं होगा, पर इसके पीछे का परिप्रेक्ष्य जब हम देखते हैं तो बहुत सी चीज़ें बदलती हुई दिखेगी आपको, तो उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अब संथाल विद्रोह केवल आर्थिक शोषण के विरुद्ध संघर्ष नहीं था, ये पहले ही आप लोग तय कर लीजिए, केवल ब्रिटिश भू राजस्व नीति के खिलाफ या जो एजेंट थे उसके मुनाफेखोरी के प्रदर्शन के तौर पर जब लोगों को, यहाँ के लोगों का शोषण किया जाने लगा, अतिरिक्त कर लिया जाने लगा, इन प्राकृतिक तरीके से कर वसूल किए जाने लगे, केवल वही आर्थिक कारण शोषण नहीं था कि केवल आर्थिक शोषण हो रहा था, बल्कि यह जनजातीय गौरव, आत्मनिर्णय और सांस्कृतिक पहचान, स्वतंत्रता की भावना का प्रबल प्रतीक था। मेन जड़ें कहाँ थी, आपको मैं जब आईआर पढ़ाता हूँ, जब आपको गूगल मीट इंटरव्यू के गूगल मीट सेशन में, तो लगातार आप लोग क्या बोलता हूँ कि धार्मिक और सांस्कृतिक संबंध बहुत बेहतर होते हैं, आर्थिक संबंध वर्तमान में इम्पोर्टेंट है, पर जब हम उसमें सांस्कृतिक और हम धार्मिक परिप्रेक्ष्य जोड़ देते हैं, अंतर संबंध नागरिक को नागरिक से जोड़ देते हैं दो देशों के बीच, तो उस देशों की है ना जो द्विपक्षीय संबंध और मजबूत हो जाता है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में समझिएगा कि जब किसी व्यक्ति विशेष का है ना आर्थिक शोषण करिएगा तो एक हद तक वो बर्दाश्त कर लेगा, पर जैसे उसके आत्मसम्मान की बात कर लीजिएगा, उनके गौरव की बात कर दीजिए, उसके धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं को ठेस करना पहुंचाने शुरू कर दीजिए, या उसका शोषण करना शुरू कर दीजिएगा, या जो वो स्वतंत्रता ग्रहण कर रहा है, स्वतंत्रता का वो साथ में लेके चल रहा है, तो अगर उसका कुछ भी आप इन गेम प्राकृतिक कुछ उस पर शोषण करने की नीति अपनाते, वो फूटेगा ज्वाला की तरह और वो आपका प्रतिरोध करना शुरू कर देगा। आप क्यों न देश के प्रधानमंत्री हो, क्यों न देश के राष्ट्रपति हो या XYZ कुछ भी हो, आप सोच के चाहिए। तो यह औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध इसलिए मूल कारण था, केवल आर्थिक शोषण को ही मत समझिएगा, केवल आर्थिक शोषण के कारण ये सब चीजें हो गई थी। अब इसके साथ ध्यान रखिएगा, तो इसने क्या किया, भारत में स्वतंत्रता संग्राम की आधार भूमि तैयार की, यह सिद्ध किया कि स्वाधीनता की आकांक्षा समाज के सबसे वंचित और दूरस्थ समुदायों में भी उतनी ही प्रबल है, क्योंकि उस दौर आप देखते होंगे 1855 की जब बात हो रही है, उससे पूर्व ही राजनीतिक मांगे शुरू हो गई थी। हालांकि उससे पहले 1857 का विद्रोह भी ध्यान में रखना आप लोगों को, उस समय भी कुछ बातें हुई थी, पर ध्यान क्या रखना है कि जब हम बात करें दूरस्थ समुदायों के संदर्भ में कि कैसे आगे बढ़ेगा, तो इसी के संदर्भ में आपको सारी चीजें समझने की, जब 1857 का विद्रोह होता है तो क्या स्थितियां उत्पन्न होती है बात के दिनों में। एक सेकेंड, जब हम बात के दिनों में बात करते हैं किस तरीके से चीजें उभर कर सामने थी, यही परिप्रेक्ष्य आपको ध्यान में रखना है कि जब 1857 का विद्रोह हो रहा है इसके बाद तो किस तरीके से परिस्थितियों को जन्म दिया। तो वहां प्रबल व्यक्ति, इसलिए आप समझते होंगे कि जब जनजातीय वंचित वर्ग के लोग, क्योंकि उस समय भी वो कटे फटे रहते थे, जिस तरीके से जनजातीय जीवन अपना यापन करते थे, वो आम लोगों से उतना जुड़ के नहीं रहते थे, उनका अपना ओरा हुआ करता, अपना क्षेत्र हुआ करता, जिसके आधार पर वो अपनी शासन व्यवस्था को चलाते थे, अपने सारे रीति रिवाज को पूरा करते थे। तो जब इन लोगों में अपनी स्वाधीनता को लेकर, अपने सम्मान को लेकर इतना उग्र प्रदर्शन कर सकते, तो आम के लोगों की तो बात ही दूर कर देनी है। इन सारी चीजों को समझने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट है कि जब हम बात करते हैं संथाल विद्रोह की उत्पत्ति के संदर्भ में, हम देखते हैं उत्पत्ति किस रूप से आई होगी। केवल एक ही कारण था, उसके परिप्रेक्ष्य के पीछे के जो पर्दे के पीछे जो चीजें हुआ करती है वो और भी चीजें उभर कर आई थी। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान में रखना है कि 1832 में क्या हुआ था, ब्रिटिश सरकार संथालों के बसावट क्षेत्र को रूप में एक विशेष भूभाग को संथाल परगना अथवा दामिने को घोषित किया था। जब वो ब्रिटिश भारत आए, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में राज करना शुरू किया, तो ये उस समय बिहार हुआ करता था, बिहार का क्षेत्र हुआ था, झारखंड उसी में था। तो क्या हुआ, इस क्षेत्र झारखंड, जो वर्तमान झारखंड का क्षेत्र है, वहाँ पे एक प्रोग्राम उसने चलाया, सीधा आसान भाषा में समझने के लिए, कि वो एक प्रोग्राम चलाता है जहाँ पर वो लालच देता है ना कि तुमको इस क्षेत्रों में जो संथाल के क्षेत्र है उसके बसावटों को बेहतर करेंगे और तुमको कुछ विकास की चीज़ें हम समझाएंगे, तुमको कुछ सुविधाएं देंगे, पढ़ने लिखने की व्यवस्था देंगे, क्योंकि उस समय मशीनरी का भी कॉन्सेप्ट चल रहा था और इन लोगों को बहुत आसान था चीज़ों को फुसलाना बहाना, क्योंकि बहुत सीधे साधे, अभी भी मैं झारखंड में रहता हूँ, मैं चीज़ों को जान वहाँ के आदिवासी समुदाय कितना भोले होते, किस तरीके से वो शोषण के
एक प्रमुख कारक के तौर पर देखे जाते हैं। तो ये चीज़ें समझिएगा कि बसावट क्षेत्र के रूप में एक विशेष भूभाग और संथाल के क्षेत्र में क्या हुआ, परगना का नाम दिया, दामिने को घोषित किया। अब यह था उसी का क्षेत्र, संथाल लोगों का ही क्षेत्र था, आदिवासी मूल लोगों का ही क्षेत्र था। बस आप इसे समझिएगा अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य जोड़ के कि विकास के नाम पर आपको बोला कुछ क्षेत्र में रहना है जहां पर आप चीज़ों का सबसे ज़्यादा सुविधा आपको दी जाएगी। इसके पीछे का क्या कारण था? इन औपनिवेशिक लोगों का यह सोच था उस क्षेत्र में जो खनिज संसाधन थे उसका दोहन करना है, उसके लिए हमें विकास की चीज़ें हम बता देंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, वर्तमान झारखंड में साहिबगंज, गोड्डा, दुमका, देवघर, पाकुड़, जामताड़ा जिलों के कुछ हिस्से इसमें शामिल कर दिए गए क्योंकि वहाँ खनिज क्षेत्र आपको देखने को मिल रहा था। अब उन क्षेत्रों में संथालों को दिया गया जो बंगाल प्रेसिडेंसी के विभिन्न इलाकों के विस्थापित होकर नई भूमि और आजीविका की तलाश में थे। अब साथ में ब्रिटिश प्रशासन उन्हें एक यहाँ पर स्वतंत्रता, भूमि और कृषि के अवसर देने का वादा किया कि नहीं, तुम्हारी जो मूल तत्व है, मूल ढांचा है, तुम जिस चीज़ को मानते हो, अपने स्वतंत्रता की बात करते हो, अपने भूमि की बात करते हो या कृषि के अवसर की बात करते हो, किसी प्रकार का कृषि कर रहे हो आप, उसकी बात करो कि हम अपने रीति रिवाज से सारी चीज़ें करेंगे, तुमको इस क्षेत्र में सब कुछ करने के छूट रहेगा, बशर्ते तुमको और भी जो क्षेत्र है वो हमारे लिए रहेंगे। अब यहाँ पर ध्यान रखिए, वादा तो किया गया था लेकिन शीघ्र में, क्योंकि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन किस लिए काम कर रही थी? अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए, अधिक चीज़ों को ब्रिटेन भेजने के लिए। तो इस उपपोष में क्या हुआ, ब्रिटिश एजेंटों के द्वारा जो जमींदार के तौर पर थे, जो साहूकार के तौर पर थे, XYZ के तौर पर थे, उन्होंने अधिक लाभ कमाने के चक्कर में, क्योंकि ब्रिटिशों को भी देना है, अपना पेट भी भरना, अपनी पूंजी तिजोरियाँ बढ़ानी है, तो इसी परिप्रेक्ष्य में शीघ्र में क्या हुआ, अपने कार्य को करते करते इतना वो शोषण कर गए और इस परिप्रेक्ष्य जो वादा किया गया था वादा भी टूट गया। तो दामिने कोह के संथाल दमनकारी नीतियों ने बेगारी प्रथा, महाजनी शोषण का सामना करना पड़ा जल्द ही, क्योंकि अति शोषण शुरू हो गया सारी चीज़ों से और वादा खिलाफी तो आसान हो गया। इसी के परिप्रेक्ष्य में क्या हुआ, उनकी भूमि पर जमींदारों और महाजनों का कब्जा जमना शुरू हो गया, जिससे संथाल आर्थिक रूप से निर्भर थे और असुरक्षित होते चले गए, क्योंकि उनको क्या किया गया था, एक क्षेत्र के तौर पर, बसावटी के तौर पर बातें की गई थी। उनको क्या किया जा सकता है, इस तरीके से आप बोल सकते हैं, उनको अपने विश्वास में लेकर उनका विश्वासघात कर दिया गया। इस परिप्रेक्ष्य में आप समझ सकते हैं। तो यही मूल कारण थे। अब यहाँ पर समझिएगा इसके अतिरिक्त कि इसी बीच में दो आपको पूछ सकता है कॉन्सेप्ट। क्या एक कॉन्सेप्ट होगा, कमियोती और हरवाही कॉन्सेप्ट क्या है बाबू, आपको बताना है। शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ देगा, संथाल परगना, जब संथाल विद्रोह हुआ था उस बीच कमियोती और हरवाही प्रथा क्या थी या व्यवस्था क्या थी। तो ध्यान रखिएगा, जब संथाल क्षेत्र में हम बात करते हैं औपनिवेशिक शासन के दौर में, तो क्या बात करना है कि औपनिवेशिक शासन आर्थिक ढांचे के कारण बंधुआ मजदूरी की दो महत्वपूर्ण प्रणालियां विकसित हो गई, क्योंकि जो लोगों को ला के बसाया गया था उसको बंधुआ मजदूर के तौर पर उपयोग किया जाने लगा, इतना दो शोषण किया जाने लगा। एक स्वतंत्रता की तो बात बहुत दूर की बात है, उनको 2 वर्ष की रोटी भी नहीं मिल रही थी और काम अतिरिक्त कराया जा रहा था, उनका शोषण हुआ था। बंधुआ मजदूरी का 2 प्रकार उभर कर सामने आया था, तो इसे जरूर ध्यान में रखिएगा, जिसे एक को बोला गया कमियोती प्रणाली, दूसरा का हरवाही प्रणाली। जो आप ये देखने, इसमें क्या हुआ कि संथाल महाजनों ने से लिया गया कर्ज चुकाने का ये, तथा कर्ज जो ले रहा था उसको चुकाने तक उनके लिए लगातार कम करने को बात किया जाता था। मान लीजिए कोई महाजन से अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कोई आदिवासी उनसे कुछ पैसा ले लिया, मूल्य ले लिया, तो जब तक वो नहीं चुकाएगा उसका मूल और उसका ब्याज, तो क्या होगा, उसके लिए वो कर चुकाने की स्थिति तक क्या होता था, उसका गुलाम बन के रहता था या बंधुआ मजदूर के तौर पर काम करता था। अब ध्यान रखिए, कर्ज कभी चुकता भी नहीं था। अगर एक पीढ़ी कोई ले ले, उस समय का मान लीजिए 2 आना 5 आना ले लिया या 10 आना या 1 रुपये के हिसाब से समझ लीजिए, तो अगर उसको पीढ़ी दर पीढ़ी लग जाती थी, उसको क्या होता था, उस कर्ज को चुकाने में लगातार शोषण हो रहा था, ब्याज अत्यधिक होता था उसमें, जिससे कर्ज कभी समाप्त हुआ ही नहीं और यह लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी चीजें हो रही थी, शोषण हो रहा था। एक मूल कारण यह बना। दूसरा हरवाही प्रणाली क्या था, यह प्रणाली अंतर्गत कर्जदार को व्यक्तिगत घरेलू सेवाएं देनी होती थी। अब ये तो करता ही करता था, साथ में व्यक्तिगत घरेलू, घर का भी काम, खेत का भी काम करो, घर का भी आके काम करो, घर में जो भी आवश्यकता उसमें होगी काम करने के लिए वो सारे लोग करवाते थे। ठाठ बाटी, अपना ठाठ जो था जमींदारों का या जो शोषण एजेंट के तौर पर काम कर रहे थे, शोषणकारी एजेंट के तौर पर, वो अपने ठाठ बाजी को
रखने के लिए कि हम सारे काम करो, क्योंकि उसको लगता था उस दौर में कि हम किसी को कर्ज दिए हैं, वो मेरी मकलियत हो गई है। तो इस चीज़ों को समझिए। आवश्यकता पड़ने पर महाजन खेतों की जुताई भी करता था, बोवाई भी कराता था, कटाई भी करनी पड़ती थी। अब ये जो हरवाही प्रणाली थी, एक तो वो खेत का भी काम करा रहा है, उस पर घर का भी काम कराना, व्यक्तिगत घरेलू। अब व्यक्तिगत घरेलू इतना चीज़ें हुआ करता था ना, वो ढंग से खा पा रहा था, ना रह पा रहा था, ना सो पा रहा था, अपने बच्चों और जो अपनी भूमि को लेकर कुछ सोच भी नहीं पा रहा था। ये चीज़ें ध्यान रखिए। दोनों प्रणाली में लगाए गए बंद पत्र, बॉन्ड इतने कठोर और एक तरफा थे कि ऋण चुकाना लगभग असंभव हो जाता था। ये दोनों की व्यवस्था, इसमें भी और इसमें भी। तो यह क्या होता था कि इस तरीके से लोग जीवन पर्यंत पीढ़ी दर पीढ़ी प्रभावित होना शुरू हो गए। परिणाम स्वरूप संथाल पीढ़ी दर पीढ़ी ऋणग्रस्त हो गए, बंधुआ मजदूर बनते गए। तो कालांतर में चीजें, जब आप किसी भी पाप का घड़ा भर जाता तो या तो अपने आप फूट जाएगा, या इतना वजन हो जाए आप उठा ही नहीं पाओगे, उसके परिणाम के तौर पर आपको उसका दंश झेलना पड़ेगा। यही चीजें उभर कर आई। इस प्रकार दामिने कोह में की गई बसावट, भूमि की हड़प, बेगारी प्रथा, महाजनी अत्याचार, यह बंधुआ मजदूरी अमानवीय प्रणाली के संथालु जीवन और स्वतंत्रता को लेकर गहरा आघात पहुंचा दिया। जो वादे किए गए थे वो वादा खिलाफी हो गए। तो कुल मिलाकर क्या हुआ, बेगारी प्रथा, क्योंकि बंधुआ मजदूरी बना दिए हो आप, बंधुआ मजदूर के तौर पर जनता को रख रहे हो, क्योंकि पहले वो आज़ाद हुआ करता था अपने जंगल झाड़ में। तो ये जंगल झाड़ में वो अपनी सारी चीज़ों को, रीति रिवाजों को मानने के लिए स्वतंत्र था। अब तुम अपने अनुसार उसको ढाल रहे हो। ये चीज़ें उभर कर सामने आई। और ध्यान रखिएगा, इन परिस्थितियों के विरुद्ध बढ़ता असंतोष अंततः 1855 महान संथाल विद्रोह के तौर पर एक नींव के तौर पर काम किया। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। इस केवल यही प्रगति का कारण नहीं था, उसके पीछे आर्थिक शोषण तो थे ही थे, पर यह कहीं ना कहीं निजीगत कारणों के कारण भी चीज़ें उभर कर सामने आई कि इतना शोषण ही कर दिया गया तुमको कि वो तुम या तो तुम मर जाओ, या तो विरोध करके तुम लड़के मरो, अपने अधिकारों को मांग लो। यही दो चीजें चल रही थी संथाल परगना क्षेत्र में या दामिने कोह क्षेत्र में, आदिवासियों के मन में। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। इस प्रकार दामिने को जो क्षेत्र था, 1 सेकेंड, इस तरह दामिने को का जो की गई बसावट, भूमि की हड़प, बेगारी प्रथा, महाजनी अत्याचार, ये सब जो चीज़ें उभर कर सामने बाद में महत्वपूर्ण रूप से क्या विद्रोह का कारण बनता गया। और अंत में आप देखते होंगे कि इसी मूल कारण के बाद सारे जनजातीय विद्रोह आपको लगातार होते हुए दिखेंगे। एक लिस्ट बन जाता है 2 क्षेत्रों में। आप एक क्षेत्र देख सकते हैं, एक क्षेत्र आपको ये इधर बांट दीजिए, इधर के विद्रोह और एक उत्तर के विद्रोह। फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद देखते हैं स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जनजातीय विद्रोह पूर्वोत्तर क्षेत्रों में शुरू हो जाता है। तो ये सब उत्तर पूर्व के क्षेत्रों में शुरू हो जाता है। तो क्या होता है कि लगातार यही मूल कारण सारे रहे हैं, क्योंकि औपनिवेशिक शासन के जो एजेंट हुआ करते थे वो इतना शोषण कर दिया करते थे ना कि वो विद्रोह उनके पास एक विकल्प के तौर पर बच जाता था। तो ये चीज़ें ध्यान में रखने। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान रखिए, इसका पीडीएफ आप लोगों को है ना दिया जाता है पेड ग्रुप में, और केवल पीडीएफ के लिए आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। बाकी यह यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री है, इसके लिए 1 रुपया चार्ज नहीं लिया जाता है। यह इसलिए दिया जा रहा है एक अच्छे कंटेंट को आप देख पाए, समझ पाए। हालांकि इसके अतिरिक्त बहुत सी चीज़ें हम करवाते हैं, पर आपको एक कुछ जस्चर के तौर पर कि नहीं, आप कम से कम इस सब सारी चीज़ों को देखें, समझे और तुलना करें कि आपको करना क्या है, क्या लिखना है, किस सीमा तक अपने उत्तर को बेहतर बनाना है। जब ये सब सारी चीज़ें कर लीजिएगा तो बहुत अच्छा आपका उत्तर भी हो जाएगा। तो चलिए एक टॉपिक और है दामिने को, इसको भी ध्यान में रखना है। यह भी प्रश्न पूछ सकता है आपसे, या इंटरव्यू में कभी आपका हिस्ट्री ऑप्शन रहेगा या उस क्षेत्र के आप होंगे तो पूछ देगा दामिने को क्या चर्चा में था, संथाल परगना क्या था। तो कुल मिलाकर क्या, एक 1832 में संथालों के साथ एक समझौता होता है, विशेष संरक्षित क्षेत्र बनाया जाए जिसमें अत्यधिक शोषण का केंद्र बन गया, बाद के दिनों में इसकी उत्पत्ति का मूल कारण बन जाता। तो ध्यान रखिएगा, दामिने को का समान अर्थ है क्या, दामिन और को। पहाड़ों के नीचे का इलाका जो होगा वो दामिन कहलाएगा नीचे, और को का मतलब पहाड़। जो पहाड़ के नीचे का इलाका होता था उसे दामिने को कहते थे, एक क्षेत्र हुआ करता था। और यह क्षेत्र पहाड़ी राजमहल श्रृंखला के स्थित हुआ करती थी। पहाड़ी जो क्षेत्र थे राजमहल श्रृंखला, उसमें यह क्षेत्र स्थित होता था। अब ध्यान रखिएगा संथाल बसावट के लिए क्यों जरूरी था, क्यों बनाया गया था यह क्षेत्र, यह सबसे पहले समझने की जरूरत है। इसकी चर्चा क्यों बार बार हो रही है, तो ध्यान क्या रखना है, ब्रिटिश सरकार ने कृषि विकास और राजस्व बढ़ाने के लिए संथालों की क्षेत्र में बसाया। उन्हें वादा किया गया कि उन्हें नई खेती जो भूमि मिलेगी, कम कर पर कर मुक्त मिलेगी, जमीनें मिलेगी, साथ ही साथ बाहरी हस्तक्षेप से उन्हें सुरक्षा दी जाएगी ताकि आप अपने सांस्कृतिक विकास कर सको, अपने अनुसार जीवन यापन कर, जो आपके रीति रिवाज है। पर कुल मिलाकर क्या था, नए क्षेत्रों में जब कृषि विकास की बात हो रही थी, इसके पीछे और भी राजस्व कारणों में जो संसाधन क्षेत्र
थे उसको हड़पना भी एक मूल कारण था। तो इस तरीके से चीज़ें उभर कर आई, तो बसावट के क्षेत्र बनाए गए, मजदूर के तौर पर चीज़ों को लेकर आया गया। अब वर्तमान झारखंड का हिस्सा कौन कौन सा है दामिनी को का, तो मुख्यतः वर्तमान के साहिबगंज, गोड्डा, दुमका, देवघर, पाकुड़, जामताड़ा के हिस्से इसमें फैले हुए हैं। तो ये सब सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी, इसको थोड़ा सा अलग से आपको याद रखने के लिए बताया गया कि दामिनी को क्षेत्र क्या होता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं टॉपिक पर। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध पहली तीव्र प्रतिक्रिया क्यों, इसे आप लोग स्टार में रखिएगा, एक बार प्रश्न पूछा जा चुका है तो बार बार प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो कुल मूल कारण थे इसके पहली तीव्र प्रतिक्रिया कहने का, क्यों, क्योंकि यह सामूहिक संगठन नेतृत्व के साथ शुरू हुआ था, सीधा संघर्ष हुआ था, ब्रिटिश नीतियों का विरोध किया गया था, महाजनी शोषण और जमींदारी व्यवस्था के विरुद्ध लड़ा गया था। विद्रोह की तीव्रता लगातार देखने को मिली, इतना व्यापक था, सशक्त था, इसे दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार बड़े पैमाने पर अपने असला बारूद को लगाना पड़ गया, लोगों को लगाना, आपके जो ब्रिटिश सैन्य बल थे उनको इसमें झोंकना पड़ा, ये मूल कारण था। उससे पहले सामूहिक संगठन के तौर पर ये संथाल समुदाय संगठित होकर ब्रिटिश शासन उनके सहयोगियों के खिलाफ विद्रोह किया, जहां सिद्धू कानून ने हजारों जो संथाल थे उसको इकट्ठा किया अपने सांस्कृतिक जुड़ाव के कारण, और भी बहुत से इनके प्राकृतिक तकनीक थे जिसके माध्यम से इनको जोड़कर संगठित कर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ तैयार किए, और उसका विरोध प्रदर्शन आपको करते हुए देखेंगे। अब ध्यान रखें, सीधा संघर्ष केवल विद्रोह या असंतोष तक सीमित नहीं रहा। हालांकि शुरुआत में मांगे की गई थी, शांतिपूर्ण चीजें हो रही थी, इकट्ठा होकर बातें हो रही थी, पर कब मानता है भूत का लात, जो भूत की बातें हैं बिना लात खाए ठीक होता है। ब्रिटिश उपनिवेश वाला लोग सीधा सुनते नहीं थे, तो ये लोग अपना सशस्त्र विद्रोह शुरू कर दिए। हालांकि उसके बाद असला बारूद ज़्यादा था, जीत गया, नहीं तो इन लोगों के पास असला बारूद होता ना तो उसी समय भगा देता ब्रिटिश लोगों को, खदेड़ के पूरा भारत से भगाता जब जनजातीय लोग आ जाते। राजनीति हस्तक्षेप कर दी, तब ना हम लोग सारी चीज़ों को 1947 तक देख रहे हैं, और उसमें हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं हुआ करती थी, ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अभी तक जयचंदों की कमी नहीं, तो उस समय का तो बात ही छोड़ दीजिए। नहीं तो ये साहूकार चाटुकार लोग अगर नहीं होते, ब्रिटेन के कुछ अफसरों ने हमारे देश पर शासन कर लिया, क्योंकि यहाँ के लोगों को भर्ती किया, अतिरिक्त उसको सुविधाएं लालच दे दिया, और उसी ने भारतीय का शोषण करना शुरू कर दिया। तो ये चीज़ें नहीं समझ में, बाद में समझ में आई। अब उसका रोना क्या फ़ायदा। अब पारंपरिक हथियारों को ब्रिटिश सेना का सामना करना पड़ता था, ये सब चीज़ें। फिर ब्रिटिश नीतियों का विरोध इन्होंने किया, भूमि हड़प ने, वही सब प्रणाली जो मैं आगे चर्चा किया, ये सब सारे परिप्रेक्ष्य क्या थे, महाजनी विरोध और जमींदारी व्यवस्थाओं का विरोध शुरू हुआ। तो एक प्रकार से तीव्र प्रतिक्रिया के तौर पर ये आंकड़े दिया जाता है या तथ्य के तौर पर कि हर स्तर पर विद्रोह था, जिस पर आपको क्या करें, आपको इसका समाधान ढूंढने का प्रयास किया जा रहा था कि हम नेतृत्व के आधार पर चीज़ों को सुलझाना चाहते हैं। हम सीधा संघर्ष करके, तुम नहीं सीधा मानो, हम संघर्ष भी कर देंगे, तुम ब्रिटिश नीतियां जो बनाए हो उसका भी हम लोग विरोध करेंगे। इसलिए तीव्र एक पैटर्न के आधार पर इसका विरोध हुआ था। केवल एक कारण नहीं था कि तुम आर्थिक शोषण कर रहे हो, यह बहुत से कारकों का परिणाम था जो जिसका विरोध आपको देखने को मिल रहा है। इसलिए प्रतिक्रिया विद्रोह इसको बोला जाता, प्रथम तीव्र प्रतिक्रिया विद्रोह। ठीक है, इसके बाद साम्राज्यवादी व्यवस्था क्या हुआ, विरुद्ध आदिवासी चेतना का उदय होता है। यह विद्रोह दिखाता है कि आदिवासी समुदाय अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने के लिए संगठित हो सकते हैं, और यह बहुत ही जरूरी पक्ष आपको समझने की जरूरत है। हम शहरों में बैठे लोग हैं ना, जनजातीय समुदायों का इस रूप से विरोध प्रदर्शन करते या उसे अलग समझ लेते हैं, वो पढ़े लिखे नहीं, अनपढ़ है, या उनको सामाजिक दायित्व उनको नहीं पता। जितना इनका ट्रेडिशनल, जितना इनका समुदाय विकसित है धार्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, भाईचारे के तौर पर, भारत का शायद ही कोई क्षेत्र ऐसा रहा, शहरी क्षेत्र जो इतना रहा होगा। शहर में तो लोग क्या होते हैं, अपने बगल के कमरे में क्या हो रहा, अपने नीचे के फ्लैट में क्या हो रहा पता ही नहीं चलेगा। पर इन जनजातीय समुदायों का जो भी संघर्ष के क्षेत्र में ही नहीं, अगर सामुदायिक विकास की बात हो तो सब एकजुट होकर खड़ा हो जाते हैं। और ये चीज़ें समझने का प्रयास कीजिए। स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभिक स्वरूप, यह विद्रोह क्या था, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के शुरुआती प्रयासों में से एक था। तभी तो 1857 का विद्रोह आप बाद के दिनों में देखते, उसका प्रथम बुगुल आपको फूंकता हुआ दिखेगा। हालांकि इसे जनजातीय विद्रोह लोग कहते हैं, जनजातीय विद्रोह के संदर्भ में असहयोग और अपने स्वतंत्रता के लिए, अपने मांगों को रखने के लिए, अपनी सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए यह प्रत्यक्ष विद्रोह के तौर पर आपको दिखता है, जो सिंधु कान्हो भैरव के नेतृत्व में आपको होता हुआ दिखेगा।
इसके अतिरिक्त क्या है, संथाल विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण की हम जब बात करेंगे तो कुछ चीजें ध्यान में रखनी। क्या है कि दामिने को का वादों का टूटना होना, महाजनी और समुदाय सूदखोरी का शोषण था, जमींदारी प्रथा, भूमि हड़प की नीति थी, बेगारी बंधुआ मजदूरी कठोर प्रणाली, जो अभी मैंने बताए ना, वो सब सारी चीजों को याद रखिएगा। इसी में आपको कारणों में डाल देना है। आसारी पर चर्चा मैंने अभी कर रखा है। तो क्या है, मूल कारण आपको ध्यान में रखने, याद रखने, ताकि आप सारी चीजों को अच्छे तरीके से समझा पाए। ठीक है ना, इन सारे पक्षों को अच्छे से लिखिएगा और इस तरीके से अगर फ्लो चार्ट बना के दीजिएगा, मुख्य कारण, वर्गीकरण तकनीक लाइएगा। जैसे कि मैं लगभग 600-700 के आसपास कॉपियां तो देख ही रखा हूँगा लगभग, जहाँ तक मुझे आंकड़ा याद नहीं है, फिर भी इतना तो मान ही लीजिए आप लोग। इस बीच में मान के चलिए 80% ऐसी कॉपियां हैं ना केवल सतही ज्ञान के साथ लिखी हुई, सतही ज्ञान के साथ। 80% कॉपियों की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें प्रथम दृष्टिया दिख जाएगा उनको ना वर्गीकरण तकनीक पता है, ना प्रस्तुतिकरण तकनीक पता है मेंस लिखने का। केवल वो क्या करते हैं, आप मॉडल आंसर किसी का पकड़ लेते हैं, किसी का कंटेंट पकड़ लेते हैं, उसको रटते हैं और लिख के चले जाते हैं। पर किस तरीके से अधिकतम अंक उठाया जा सकता है, आपको इस तकनीक को सिखाया ही नहीं जाता है। जो मेंटर होते हैं, जो लोग आपको समझाते हैं, वो भी नहीं बेहतर कर पाते। ईमानदारी से मैं बात बोल रहा हूँ। और आप कॉपी का आकलन कीजिएगा स्वयं से कि आपको क्या ये चीज़ें स्पष्ट हो पा रही कि अगर संथाल विद्रोह का मुख्य कारण पूछा जाए तो केवल शब्दों के आधार पर लिख के निकल जाइएगा। वर्गीकरण तकनीक लाइए, इस तरीके से हेडिंग बनाइए, उसके सब टॉपिक को लिखते चलिए ताकि अधिक चीज़ें स्पष्ट हो, प्रथम दृष्टया दिख जाए इसमें क्या लिखा हुआ होगा। तो ये सब सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं कि इसके बाद आपको देखते हैं राजस्व पुलिस में क्या होता है। राजस्व पुलिस में पुलिस और न्याय व्यवस्था में दमन, जैसे पुलिसकर्मी और अमीन अत्यधिक भ्रष्ट निकल गए उस समय ब्रिटिश, क्योंकि वो शोषण करने के लिए बनाए जा रहे थे, क्योंकि उनको अधिक पैसे भेजना था ब्रिटिश महकमे को, ब्रिटिश लंदन में जो बैठे लोग थे उन लोगों को। तो ध्यान रखिए, न्यायालय का जो भाषा था, प्रक्रिया था, कारण जनजातियों के लिए अप्राय हो गया था। दरोगा जो गोमास्ता था, जो सर अपने क्षेत्र में घुमा करता था चीज़ों को मॉनिटरिंग करने के लिए, जमींदार मिल का अत्याचार करते थे और इसके प्रशासन के प्रति घोर अविश्वास पैदा कर दिया कि जो तुमने मुझे वादा किया था, जिसके लिए लोगों को खड़ा किया था कि ये प्रशासन करेगा, तुमको बेहतर सुविधा देगा, वही लोग हमारा शोषण करना शुरू कर दिए। तो अंत में हम कहाँ जाएंगे? और जो तुम्हारी न्यायिक व्यवस्था, मान लीजिए दरोगा का मनमान होता था, किसी घर से कोई चीज़ उठा लेता है, बहु बेटियों तक उठा लेता था लोग, अन्न का संसाधन की तो बात छोड़ ही दीजिए। तो इसका अगर हम न्यायालय में हम जाते थे भी, बातें कही गई, कोई एक दो पहुंच भी जाता था, ऐसी भाषा थी ना वो मेरी भाषा समझ पा रहा, ना हम उसकी भाषा समझ पा रहे, और ये बीच के एजेंट उसका लाभ उठा लेते थे। ये सब चीज़ें समझने का प्रयास कीजिएगा। फिर पारंपरिक जीवन मूल्य और स्वायत्तता पर जोर दिया गया, जैसे ब्रिटिश नीति संथालों की सामुदायिक भूमि प्रणाली, ग्राम शासन, सांस्कृतिक रीति रिवाज, परंपराओं, सामाजिक स्वायत्तता, सभी पर प्रहार कर दिया, जो आज तक चला आ रहा है। आप अभी भी देखते होंगे छत्तीसगढ़, उड़ीसा जैसे क्षेत्रों में जहाँ पर जनजातीय स्थितियाँ, या पूर्वोत्तर के राज्यों में इसी का डिमांड लोग करते हैं कि मेरे घर जमीन को हम नहीं छोड़ेंगे। तो ये चीज़ें क्यों होती? क्योंकि वो सामुदायिक भूमि, जो उनकी सामुदायिक शासन व्यवस्था है, रहने का, जीने का और अपने सारे कार्य को उसके अनुरूप करने का, वो किसी भी हालत में उसको छोड़ना नहीं चाहते। सामाजिक स्वायत्तता उसको किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहते। आज भी इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आपको देखने को मिल जाएगा। अब इसी तरीके से सांस्कृतिक पहचान का सबसे इंपॉर्टेंट है, उनकी सांस्कृतिक पहचान खतरे में पड़ गए। आप मुंडा विद्रोह चले जाइए, को विद्रोह, किसी भी जनजातीय विद्रोह का आप आकलन कर लीजिए, उसके पीछे का मूल कारण कहीं ना कहीं अंत में आपको यही दिखेगा कि सांस्कृतिक पहचान पर आत्मघात किया जाना, तो उस पर आघात किया जाने लगा था। ये सब चीजें ध्यान में रखिएगा। बाहरी लोगों की बढ़ती दखल अंदाजी, जैसे ही बाहर के लोग प्रशासन में आ गए, जैसे दामिने को क्षेत्र में महाजन, जमींदार, पुलिस एजेंट, ये सब व्यापारी भूस्वामी जैसे दिक्कू बड़ी संख्या में घुस गए। तो क्या हुआ? बाहरी दिक्कू, बाहरी लोगों को बोला जाता था, तो वो लोग घुस गए, तो इनके जो सांस्कृतिक पहचान थे उस पर हमला करने लगे, उनका आर्थिक शोषण करने लगे, उनका सामाजिक शोषण करने, उनका मानसिक और शारीरिक सभी तरीके का शोषण होने लगा। बहु बेटियों पर उनके आंखें जाने लगी। तो क्या हुआ कि बाद के दिनों में इसका विद्रोह तो होना तय था, पर कब होता ये तय करना बाद के दिनों से जो नेता उभर कर आए, सिद्धू कानू भैरव,
ये सब निकल के आए, उसके बाद चीज़ें और भी स्पष्ट हो गई। फिर नेतृत्व का उभार और सामूहिक चेतना, जैसे सिद्धू कानू चांद भैरव नेतृत्व में संथालों ने संगठित होकर संघर्ष किया और उसके एकजुटता संदेश प्रसार, जैसे डुगडुगी प्रणाली, डुगडुगी बजा के अभी भी आप गाँव में जाइएगा, अब हालांकि बहुत कम हो गया है, अगर मान ली सरकार आपको कोई नोटिस देना चाहता था पहले ना, आज से 30 से 40 साल पहले, तो डुगडुगी गांव में बजता था, तो क्या होता था, पूरे लोग एक्टिव हो जाते थे कि क्या आया है सरकार की तरफ से फरमान। अभी भी आप जाइए कि मान लीजिए अभी गांव में जाते होंगे तो भोज जब पड़ता है या किसी प्रकार का आयोजन किया जाता है, लोगों को अगर बयाना नहीं दिए, क्या क्या बोला जाता है उसको, न्योता जब दीजिएगा भोज से पहले कि एक बार बोलना पड़ता, आइए 5 बजे से भोज का शुभारंभ किया जाएगा, इस तरीके से। तो अभी भी लोग करते इसका। तो इसी तरीके से प्रणाली, डुगडुगी प्रणाली कॉन्सेप्ट लाया गया, जहां पर आपको विद्रोह का व्यापक व्यवस्थाओं तकनीक के तौर पर उपयोग किया गया था। क्या हुआ कि लोगों को एकजुट करने के लिए इस परंपरागत प्रणाली का उपयोग किया गया था। अब इसके साथ ब्रिटिश शासन, महाजन जो लोग थे, क्या हुए, संथाल विद्रोह का प्रमुख कारण ब्रिटिश शासन, महाजन, जमींदार, आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक शोषण था। भूमि हड़प, ऊंचे कर, इस प्रकार महाजनी कॉन्सेप्ट को लेकर जो शोषण की नीतियां बनी, तो सारे को संगठित करने का प्रयास होना शुरू हो गया कि संथाल विद्रोह के तौर पर उभर के देखने को मिलता है। एक प्रतिक्रिया मात्र, जहां से आर्थिक शोषण से शुरू होता है और सांस्कृतिक पहचान तक पहुंच जाता है। तो इस तरीके से इसका विद्रोह का कारण आप देखते होंगे। इसके अतिरिक्त क्या है कि 1 सेकेंड चलिए, संथाल विद्रोह की स्थिति आप गति देख सकते हैं किस रूप से निकल के आया। गति कैसे, शुरुआत कहाँ से हुई, अंत कहाँ हुई। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, विद्रोह की शुरुआत आपको 1855 से होता है और भगनाडीह जो गांव था वहां से शुरू होती, बड़ी सभा आयोजन किया गया था आपको झारखंड के भगनाडीह में, जहां सिद्धू कानू चांद भैरव लोग नेतृत्व आते, लोग इकट्ठा करते, उसके बाद चीजें आरंभ हो जाती, कैसे हमको संघर्ष करना, उसके लिए रणनीतियां बनाई जाती, ब्रिटिश कानून के खिलाफ कैसे हम बात कर पाएंगे। इसके लिए अब आदिवासी संगठित प्रयास किया, संथाल, किसान, कारीगर, मजदूर इस विद्रोह में शामिल हुए, जो आदिवासी समुदाय के ही लोग के थे, ठीक है ना, और कुछ कुछ ऐसे भी थे जो गैर आदिवासी भी थे। तो पारंपरिक हथियार जैसे तीर, धनुष, भाले, कुल्हाड़ियों के साथ संथालों ने संघर्ष किया, उन्हें आसपास के गांवों में हमला कर जमींदारों के दस्तावेज नष्ट कर दिए। क्या किया कि जमींदार के घरों में घुस जाते थे और डॉक्यूमेंट ही जला देना, तुम्हारे पास रहेगा ना तुम हमको पकड़ोगे, तुम दिखाओगे तभी ना हम तुम शोषण करोगे मेरे ऊपर। तो कागज जो ये लोग हस्ताक्षर किया रहता, करवाया, थेपा मरवाया रहता था, वो सारे दस्तावेजों को ये लोग क्या किया, जलाना शुरू कर दिया। तो अफरा तफरी चीज़ें हो गई, अधिकारी को, जो सरकारी अधिकारी है, तो उनकी हत्या की जाने लगी, उनको हमला किया जाने लगा। तो इस तरीके से क्या हुआ कि जो महकमे थे, जो एजेंट, बीच के एजेंट थे, जो ब्रिटिश प्रशासन के जो प्रशासन करने वाले अधिकारीगण थे, उसमें डर और भय हो गया। तो बाद के दिनों आप देखते होंगे दमन के लिए क्रूरता अपनाई गई थी, पर यह डर और भय को क्या किया, समाप्त करने के लिए सब चीज़ें की गई थी, जहां पर नष्ट किया जाने लगा अपने डॉक्यूमेंट को। बहुत अच्छा प्रतिक्रिया के तौर पर देखा गया था। ब्रिटिश प्रतिक्रिया क्या हुई थी, ब्रिटिश प्रतिक्रिया इस विद्रोह के हल्के ले रहा था। जैसे ही विद्रोह का विकराल रूप लिया, सरकार किया कि सेना को तैनात करना पड़ा और विद्रोह के अत्यधिक क्रूरता का सहारा लेकर इसको क्या किया गया, दमन भी किया गया। गाँव को जलाने और निर्दोष लोगों को मारने जैसी घटनाएं बाद के दिनों में देखने को मिलती है। और ये आम है, जब संघर्ष होते हैं, दो चीजें आमने सामने होती है, तो एक का विनाश होना तय रहता है। पर वो किस सीमा तक, जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होगा वो जीतेगा, जो कमजोर है वो हार जाता है। पर इस विद्रोह ने हमें तय करा दिया कि हम अपने स्वतंत्रता को लेकर, अपनी सांस्कृतिक विरासत, सांस्कृतिक स्वायत्तता को लेकर हम अपनी आवाज उठा सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, बाद के दिनों में विद्रोह का चरम क्या हुआ, बंगाल और बिहार के कुछ हिस्सों तक फैल गया। संथाल बड़े पैमाने में ब्रिटिश शासन को चुनौती देना शुरू कर दिया। हिंदू और कानून क्या, वो खुद को भगवान का संदेश वाहक घोषित कर दिया। बहुत से लोगों के द्वारा ऐसे की जाने लगी। जैसा आप देखते हैं बिरसा मुंडा जो भगवान के तौर पर देखने को मिलता है, यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर भगवान का संदेश तौर पर आपको उभरता हुआ दिखेगा। ये सारे परिप्रेक्ष्य को आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है। अब उसके साथ साथ कि घोषित, जिससे आदिवासियों में
आत्मविश्वास बढ़ा, ये सब सारी चीज परिप्रेक्ष्य आपको होता हुआ दिखेगा। इन सारी चीजों को समझिएगा। विद्रोह का अंत होता 1856 तक। ब्रिटिश सेना इस विद्रोह को कुचल दिया और सिद्धू कानून को सहित हजारों संथालों को मार दिया गया, फांसी दे दी गई। विद्रोह असफलता के बावजूद यह ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक महत्वपूर्ण चेतावनी के तौर पर उभरा और बाद के दिनों में एक्ट बनाए गए, कुछ प्रशासन में बदलाव किए गए और कुछ उदार नीतियां अपनाई गई। उसी वजह से 1857 का विद्रोह हो जाता है। ये सब सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। अब ध्यान रखिएगा यहाँ से आगे क्या होगा कि संथाल विद्रोह का परिणाम कैसे आएगा। तो विद्रोह का दमन किया गया, संथाल परगना का गठन किया गया, आदिवासियों की चेतना का उदय हुआ, ब्रिटिश प्रशासन का प्रभाव हुआ, भारतीय स्वतंत्रता का संग्राम पर प्रभाव पड़ा। जो 1857 का विद्रोह हुआ था उस पर भी प्रभाव पड़ा दिया। तो इस तरीके से क्या होता है, विद्रोह का दमन तो कर दिया गया, उसके तत्कालिक परिणाम के तौर पर विद्रोह समाप्त हो गया, पर दीर्घकालिक तौर पर क्या हुआ कि संथाल परगना का गठन किया जाता है। 1856 में संथाल परगना क्षेत्र का गठन किया, जिसे आदिवासियों के लिए विशेष क्षेत्र घोषित कर दिया गया। अब ये चीजें समझिए। उसके बाद वहां पर किसी बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित कर दिया गया, जो अभी तक भी एक्ट बने हुए हैं उसके लिए, टेनेंसी एक्ट। ध्यान रखिएगा। आदिवासी चेतना का उदय, अब है आदिवासियों में उनकी पहचान और अधिकारों को लेकर संघर्ष करने की प्रेरणा। बाद के दिनों आदिवासी आंदोलन इस विद्रोह का चेतना के तौर पर, जैसे बाद के दिनों में मुंडा विद्रोह होता है, हो विद्रोह होता है और भी किसान आंदोलन होते हैं, जिसका मूल कारणों में अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखना, अपने स्व पहचान को बनाए रखना, अपने सांस्कृतिक विरासत को बचाए रखना मूल कारण रहा था। अब सारे पक्षों को समझिएगा। ब्रिटिश प्रशासन का प्रभाव, अब आदिवासी क्षेत्रों में विशेष नियम लागू किए, जैसे भूमि और कर्ज संबंधी नीतियां में बदलाव की गई। आप इस चीज़ को समझिए। इस आंदोलन ने दीर्घकालिक परिणाम के तौर पर ब्रिटिश उपनिवेश को यह समझा दिया, अगर मूल लोग जो अब इसको खरीदा नहीं जा सकता था ना, क्योंकि वो अपने सांस्कृतिक अपनी सारी चीज़ों से सामूहिक रहना पसंद करते थे। किसी बाहरी का है ना, अपने समाज में अपने आसपास भी भटकने नहीं देना चाहते थे। तो ब्रिटिश लोग ये प्रत्येक जानते थे इसको तोड़ना मुश्किल है सामुदायिक अलगाव के तौर पर। तो क्या करो, यहाँ पर और लोगों को मत पहुँचने दो, इसकी जो विद्रोह के कारण है, विद्रोह के तथ्य है, उसको ही समाप्त कर दो। तो अन्य जो आदिवासी क्षेत्र वहाँ यह नहीं फैलेगा। पर इसमें सफल नहीं हो पाया, क्योंकि हवाएं आपको आग तो लग चुकी थी हवा में, वो हवा बहुत जगह जाके आग लगाया और जगह। ये सब सारी चीज़ें समझिएगा। भारतीय स्वतंत्रता के लिए प्रभाव किया, जैसे संथाल विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक मिसाल कायम किया। जब जनजातीय समुदाय जो अनपढ़ हैं, जो उस प्रकार से चीज़ें नहीं सोच पाते, केवल अपने सांस्कृतिक विरासत को बचाने में एक बड़े उपनिवेशिक शासन से लड़ गया, उसके पूरे एजेंटों से लड़ गया, पूरे उसके असला बारूद से लड़ गया, तो हम क्यों नहीं रहेंगे राजनीतिक मांग के तौर पर आगे जब हम आते। तो देखते होंगे गांधी जी भी असहयोग आंदोलन में अपनी सारी चीज़ों को उसी रूप से होता हुआ दिखेंगे। क्लियर है? इस तरीके से चीज़ों को समझिएगा। अब है कि कारणों का आलोचनात्मक परीक्षण करने की बात हो रही है, तो यहाँ पर ध्यान रखिए, दो कॉन्सेप्ट आप अपनाइएगा कि आर्थिक शोषण और भूमि में हानि। तो इसके तथ्य क्या थे, इसके आलोचना के पक्ष किस रूप से, ये टॉपिक है। इसके तथ्य किस आधार पर आप आलोचना कीजिएगा, ये नया टेक्निक है, आप इसको यूज कीजिएगा कि आर्थिक शोषण और भूमि की हानि हो रही थी, तो उसके पीछे का तर्क क्या था और उसकी आलोचना हम क्यों कर रहे हैं। इस संदर्भ में कि संथाल विद्रोह प्रमुख कारण आर्थिक शोषण था। महाजन जमींदार भारी ब्याज दरों पर के कारण संथालों पर कर्ज में फंसा देते। इसके आलोचना के पक्ष में यह कारण केवल संस्थानों तक सीमित नहीं था, पूरे भारत में किसान और मजदूर जो ब्रिटिश शासन के तहत शोषित हुए। संथालों विद्रोह एक स्थानीय प्रतिक्रिया के तौर पर दिखा और व्यापक किसान आंदोलन में नहीं बदला, क्योंकि यह स्थानीय, क्योंकि इनकी मांग ही क्या थी, इनकी मांग केवल अपने में सुधार करने की बात थी। अगर ये मांग कर देते, पूरा जो आदिवासी समुदाय जो हमारे क्षेत्र से बाहर है उनको भी एकजुट करना शुरू कर देते, तभी ये अपना सारा जो बिस्तर था वो समेट के चल जाते। पर उस समय उतनी प्रतिक्रिया नहीं हो पाती, क्योंकि उतनी समझ ही नहीं थी ना। इस चीज़ को समझिएगा। 1857 का विद्रोह होता है, उसके भी चीज़ें बदलती है, फिर बाद के दिनों में राजनीतिक मांगे उठती हैं, तब जाके हमको समझ में आता है पर स्वतंत्रता नाम की भी कोई चीज़ है जहाँ पर अपना शासन, अपने लोगों का शासन हो पाएगा। ये चीज़ें समझिएगा। अब एक सांस्कृतिक और सामाजिक दमन, तो इसके तथ्य क्या थे कि संथालों की पारंपरिक सांस्कृतिक और धार्मिक स्वतंत्रता, सामुदायिक जीवन का खतरा मंडरा रहा था। ये बातें उभर कर सामने, इस तथ्य पर इसकी आलोचना कर सकते। पर इसकी आलोचना किस रूप से हम कर सकते, जैसे ब्रिटिश शासन के अलावा बाहरी परिवासी जैसे साहूकार, जमींदार इनके पारंपरिक जीवन को नष्ट कर रहे थे। संथाल समाज खुद संगठित और राजनीतिक दृष्टि से कमजोर था, जिससे एक लंबी रणनीतिक तैयार नहीं कर पाए, जिसके कारण क्या होता है, ये बिखरे हुए देखने को मिलेंगे। तभी तो इसका हम कारणों का आलोचना होता है, क्योंकि ये कारण ही नहीं समझ पाए थे कि हमको किस रूप से संगठित होकर इसका क्या करना, विरोध कर। केवल क्या हुआ कि तत्कालिक उनको यह समझ में आया कि हम अगर विद्रोह कर देते हैं तो हमारे में कुछ
बदलाव कर दिया जाएगा, या जब तक जिंदा है, जब तक शरीर है, तब तक हम तो लड़ लेंगे, क्योंकि शोषण उस रूप से हो रहा था। तो यहाँ पर वो चीज़ नहीं समझ पाए हमको मार कहाँ करनी है। मान लीजिए ये एक, जब तक टारगेट पर आप तीर नहीं मारेगा तो समाधान हो पाएगा, पर मार रहे थे लोग सब जगह कि ब्रिटिश क्षेत्र में अपना क्या कर रहे थे, अपना उपस्थिति दर्ज करा रहे थे विद्रोह के तौर पर जहां एम लगाना था, जहां मार करना था कि अगर साहूकार जमींदारों को हम उस रूप से भी प्रताड़ित करते या उस रूप से हम उसको क्षति पहुंचाते, एजेंट को ही समाप्त कर देते, तो चीज़ें कहीं बदल जाती। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखिएगा। ब्रिटिश प्रशासन और नीतियां क्या थी? तथ्य है कि ब्रिटिश भूमि नीति और राजस्व प्रणाली में संथालों को उनकी जमीन में बेदखल कर दिया। ये आलोचना के तौर पर हम इसके कारणों के तौर पर देखते हैं, इसके कारण ये विद्रोह हुआ था। पर इसके आलोचना देखते यह विद्रोह केवल नीतियों के विरोध तक सीमित नहीं रहा, इसे एक संगठित राजनीतिक आंदोलन के रूप में नहीं दिया जा सका। अगर मान लीजिए आप अगर किसी विद्रोह का शुरुआत करते हैं, अगर उसका व्यापक क्षेत्र नहीं सोच पा रहे हैं तो क्या होगा, वो विद्रोह संकुचित मात्रा में ही सीमित हो जाएगी। अगर हम मान लीजिए जैसे बिहार में बदलाव चाहिए, तो बिहार में बदलाव के लिए कोई राजनेता ही थोड़ी जिम्मेदार है, व्यक्ति विशेष को भी जिम्मेदार होना पड़ेगा ना, सीधा सा अर्थ समझिएगा। तो यहाँ भी ये चीज़ समझिए कि केवल हमको अपने कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित होकर काम नहीं करना, उसके लिए और भी लोग हैं, उसको क्या करना, उसमें जोड़ने का, उसको उस आंदोलन में संगठित करने की ज़रूरत है, उनको समझाने की ज़रूरत है। और भी जो लोग होंगे उनको ये बताने की ज़रूरत होगी कि ब्रिटिश प्रशासन में आपको क्या नुकसान हो रहा है। जो आम किसान हुआ करते, अन्य वर्गों का किसान हुआ, गैर आदिवासी किसान हुआ करते थे उनको, तो इस तरीके से स्थानीय समस्याओं पर अधिक केंद्रित होने के कारण एक व्यापक राष्ट्रीय आंदोलन नहीं बन पाया। अगर ये बन जाता तो हमें और भी चीज़ें होती हुई नहीं दिखती, जल्दी हम लोग चीज़ों को हाथ में प्राप्त कर लेते, पर वो होना भी जरूरी था। अगर मुझसे पूछा जाए तो पहले हो जाता, सब आज़ाद हो जाते हम लोग, तो नहीं, हम फिर किसी न किसी एक केंद्र बिंदु के तौर पर शासन अभिशासन के केंद्र बिंदु में फंसे रहते। हमें राजनीतिक शुद्धबुद्धता आई ही नहीं थी, राजनीतिक समझ आई ही नहीं थी कि राजनीतिक तौर पर लोकतांत्रिक मांगों का आधार को हम कैसे रखेंगे, उस दौर में था ही नहीं। तो इसलिए अब विद्रोह आपको इस रूप से दिख रहा है। हालांकि इसकी आलोचना आज न लोग बैठ के कर रहे हैं, पर उस समय के दौर को देखिए, उस दौर को समझने का प्रयास कीजिएगा। वो उस क्षेत्र का, उस दौर में इस वर्तमान स्वरूप को हम कैसे समझ पाएंगे। एक लंबा इतिहास था, हमारे लोग बाहर गए, राजनीतिक समझ को विकसित किए, राजनीतिक रूप से लोकतांत्रिक मांगे क्या होता है, अभिव्यक्ति की आज़ादी क्या होती है, मौलिक अधिकार क्या होते हैं, मताधिकार क्या होता है, केंद्रीय विधानसभा परिषद क्या होता है, ये सब जब तक नहीं जानेंगे और भी विश्व में क्या चीज़ें चल रही है, तब तक हम कैसे चीज़ों को कोऑर्डिनेट करते हैं। यही मूल कारण था कि आप वर्तमान में आलोचना इस आधार पर कर सकते हैं कि हम व्यापक राष्ट्रीय आंदोलन नहीं बना पाए, पर हमारे देश के वासियों में राष्ट्रीय अवधारणा थी ही नहीं। बाद में जब हम बंगाली विभाजन देखते तब हम चीज़ों को देखते हैं कि राष्ट्रीय महत्व की चीज़ों को समझा जा रहा है। उसके बाद गांधी जी का आगमन होता है तो चीज़ें और भी बदल जाती हैं, और लास्ट के दिनों जब हम भारत छोड़ो आंदोलन करते हैं उस समय देखने को मिलता है कि राष्ट्रीय आंदोलन में सभी वर्गों की जरूरत है। आज़ाद होने के लिए सभी, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, जो चल रहा है बच्चा, उसको भी जरूरत है अपने स्वतंत्रता आंदोलन को पूरा करने के लिए। ये चीज़ें बाद के दिनों उभर के आए राष्ट्रीय आंदोलन पर। उस समय जो सामाजिक, जो स्थानीय रूप से जो नीतियां थी उसका विरोध करने का ही मूल मकसद था, क्योंकि उस समय वही चीज़ें समझ में आ रही थी। अब है परिणामों का आलोचना करते हैं। जैसे विद्रोह का दमन किया गया, एक परिणाम निकल के आया था, विद्रोह का दमन, संथाल परगना का गठन किया गया, आदिवासियों की चेतना का विकास हुआ और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रभाव हुआ। अब इसकी आलोचना कैसे कर सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा, विद्रोह का दमन किया गया, उसका तथ्य यह दिया जाता है कि विद्रोह को ब्रिटिश सेना क्रूरता से कुचल दिया, हजारों संथाल मारे गए, उनके गांव तबाह कर दिए। यही बोला जाता है ना, परिणाम के तौर पर दमन कर दिया गया। पर इसकी आलोचना हम इस रूप से करते हैं, विद्रोह की असफलता इस बात को दर्शाती है कि नेतृत्व और संसाधनों की कमी के कारण यह संगठित नहीं हो सका और दमन से संस्थाओं के, जो संथालों की शक्ति, सामुदायिक संगठन कमजोर हो गया। आलोचना इस रूप से करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 1857 का विद्रोह होता है। हमारे जो नेता हुआ करते थे, वीर कुंवर सिंह से लेकर नाना साहब से लेकर झांसी रानी बाई, सभी लोग क्या कि अपने क्षेत्रीय मांगों को लेकर चल रहे थे। हालांकि कुछ नेताओं का जो विद्रोह के अंश में देखते हैं कि जैसे वीर कुंवर सिंह के द्वारा विभिन्न लोगों को शामिल किया जाता है, पर सभी का अपना राजनीतिक उद्देश्य हुआ करता था, अपने विरासत को बचाने का उद्देश्य हुआ था। ये कभी बन ही नहीं पाया था क्या, समग्र भारत का आंदोलन, इस कारण वो असफल हो गए। सेम टू सेम पैटर्न आपको यहाँ समझने का प्रयास कीजिएगा कि वही हुआ था, केवल स्थानीय कुछ क्षेत्र का यह डिमांड हुआ करता था, दामिने कुछ क्षेत्र का डिमांड हुआ था। अगर तुम पूरा कर देते यह बाहर इसका विस्तार होता ही नहीं, पर तुमने क्या किया, मार पीट के इसको सीधा कर दिया, तो इसकी हवाएं दूर तक चली गई।
तो इस चीज़ को समझिएगा बाद के दिनों में। फिर संथाल परगना का गठन हुआ। तथ्य था ब्रिटिश सरकार 1856 में संथाल परगना क्षेत्र का गठन किया, जिन्हें कुछ विशेष अधिकार दिए गए। जैसे वर्तमान में पेशा एक्ट देखते होंगे, आप लोग पढ़े होंगे, तो पेशा एक्ट की तरह ही वो एक्ट समझ लीजिए उस दौर कि हमको सारी शासन व्यवस्था को स्थापित करने के कुछ क्षेत्र में हम स्पेशल एक्ट लगाएंगे। हमारे प्रशासनिक एक्ट पहले से चलेंगे, ठीक है ना, प्रशासनिक एक्ट रहेंगे, पर इसके लिए एक एक्ट और जोड़ देंगे हम, ए बी कुछ भी लिख सकते हैं। इसको समझ, दोनों प्रशासन के लिए जरूरी होगा। जो वहाँ का अधिकारी होगा उसको ये दोनों चीज़ समझ विकसित करनी होगी, वहाँ के क्षेत्रों का हमको प्रशासन कैसे करना है। वर्तमान में जैसे पेशा एक्ट है उसका एग्जाम्पल के तौर पर। अब ध्यान रखिएगा, आदिवासी चेतना का विकास। तथ्य जैसे विद्रोह में आदिवासी समाज की अपनी पहचान और अधिकारों की रक्षा के लिए चेतना पैदा की। आप देखते हैं परिणाम के तौर पर उभर कर सामने आता है, पर इसकी आलोचना हम कैसे कर सकते हैं। यह चेतना स्थानीय स्तर पर सीमित रही, यह अन्य आदिवासी समुदायों तक इसका प्रभाव सीमित रहा। विद्रोह का संदेश मुख्य धारा और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के साथ नहीं जुड़ पाए। अब ध्यान रखिए इस तथ्य को, आलोचना के तौर पर दावा यह किया जाता है इसने समाज, आदिवासी समाज की अपनी पहचान दिलाई, पर कितने आदिवासियों को, मुंडा में हम अलग प्रवृत्ति देखते हैं, हो में अलग देखते हैं, खासी जयंती वाला विद्रोह में हम अलग प्रवृत्ति देखते हैं। एक सामुदायिक आदिवासी समुदाय का एक स्वतंत्रता मांग नहीं हुई थी, सभी के अपने अपने क्षेत्रीय स्तर पर मांगे थी। कुल मिलाकर जब हम बात करते हैं, आदिवासी समुदाय बना ही नहीं था ना, एक शक्ति के तौर पर उभरा ही नहीं था, शक्ति के तौर पर। जैसे अभी वर्तमान में आप देखते हैं ना, जात विशेष को लेकर, धर्म विशेष को लेकर संगठन होता है, आदिवासी समुदाय का अपना एक संगठन होता है, इस तरीके से हुआ ही नहीं था। तो कैसे वो संगठित होकर पूरे समुदाय की बात कर लेता। तो जिस क्षेत्र में विद्रोह हुआ उसी क्षेत्र के आदिवासियों ने अपनी मांगों को ब्रिटेन के विरोध के तौर पर देखा था। तो इस तरीके से समझिएगा। अब है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रभाव। जैसे तथ्य क्या थे, यह विद्रोह औपनिवेशिक शोषण के खिलाफ संगठित संघर्ष प्रारंभिक उदाहरण माना जाता है। इसकी आलोचना हम किस तरीके से करते, परिणाम तो बहुत अच्छा दिया था कि विद्रोह औपनिवेशिक शोषण के विरुद्ध संगठित संघर्ष के प्रारंभिक उदाहरण प्रस्तुत करता है। पर ध्यान रखिए, आलोचना था संथाल विद्रोह का प्रभाव पर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम मुख्य आंदोलन का बहुत सीमित रहा। यह जो क्षेत्रीय संघर्ष के रूप में ही जाना है, राष्ट्रीय स्तर पर इसके अधिक महत्व नहीं मिल पाई। रीजन उसके पीछे फिर वही रहेगा, क्योंकि अभी यह क्षेत्र विशेष की बात कर रहा था, किसी खास समुदाय में खास बदलाव की बात कर रहा था। तुम मेरा शोषण कर रहे हो, नहीं करते तो ये विद्रोह भी नहीं होता। मान लीजिए सीधा सा एक एग्जाम्पल के तौर पर, जो ब्रिटेन ने जो वादा किया था, अगर वो वादा पूरा कर देता तो क्या आपको संथाल विद्रोह होता हुआ दिखता? नहीं दिखता। अगर मान लीजिए ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन अगर मुंडा विद्रोह में पूरी मांगों को मान लेता, नहीं पूरा वो जो भी शोषण किया होगा वो शोषण नहीं करता, उसको अधिकार देता, उसको सम्मान देता, तो क्या कभी मुंडा विद्रोह होता? या ये भी आप समझ लीजिए कि जब कांग्रेस की स्थापना होती, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती, वो राजनीतिक मांगों को मांग रहा था, अगर वो पूरा करता जाता A to Z, तो क्या अभी हम स्वतंत्रता की बात करते? बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि वो मांग हो पूरी की जाती रही। तो हम इसके विपरीत जाकर सोच ही नहीं पाते। जब हमारा विद्रोह हो, जब हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है, हम कहीं अपने आप को क्या समझने लगते, छीन समझने लगते हैं। एक कोई केंद्रीय शक्ति हम पर दबाव करती है, जिसके आधार पर हम इसका विरोध करें। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हैं, किसी घर में अगर माता पिता सभी बच्चों को समान अधिकार दे दें, कभी उसमें बंटवारा होगा? कभी नहीं होगा। कभी अपने अधिकारों को लेकर वो कभी बात करेंगे? नहीं करेंगे। जब किसी की कमी हो जाती है तो दूसरा व्यक्ति विशेष उस पर हावी होने लगता है, या कोई व्यक्ति विशेष को इतनी शक्ति दे दो कि दूसरे तीसरे पर वो हावी हो जाए। तभी यह चीज़ें आपको समझ में आएगी कि यह प्रभाव कैसे सीमित था। सीधा सा तो वो अपना मांग पूरा कर दे, उस क्षेत्र का मांग पूरा हो गया, डिमांड पूरा हो गया, वो लोग शांत हो गए। बाद के दिनों में कूटनीतिक चालें भी चली गई, जिसके आधार पर अन्य क्षेत्रों में इसका व्यापक प्रदेश आपको होता हुआ नहीं देखेगा। आप बढ़ा ही नहीं अन्य क्षेत्रों में। ये सब सारी चीज़ें याद रखना। क्लियर है? अब सकारात्मक पक्ष इसके क्या रहे थे? इतना विद्रोह होने के बाद, एक इतना नेगेटिव होने के बाद भी कुछ सकारात्मक पक्ष तो रहे हैं, जिसको समझने की जरूरत। जैसे संगठित प्रतिरोध का उदाहरण देता है। अगर आप विरोध को, अपने मांगों को रखना है, बाद के दिनों में राजनीतिक आंदोलन में अक्सर देखने को मिला, पहले संगठित प्रतिरोध होना चाहिए किसी का भी। मान लो आज भी अगर मान लो कोई मांग रख रहे सरकार शासन के प्रशासन के पास, तो बिना संगठन होकर जाइएगा, बिना संगठित होकर जाइएगा तो लात जूता मार के भगा देगा, क्योंकि शासन प्रशासन की प्रवृत्ति वही होती है, कोई कम। अब लोकतांत्रिक स्वरूप आप उसको चोला चढ़ा दो, या ब्रिटिश औपनिवेशिक, क्योंकि वो बेसिक नीड यही है कि जब तक हम कंट्रोल नहीं करेंगे हम शासन कर ही नहीं पाएंगे।
वर्तमान में भारत की बात कर ले या अन्य देश, किसी भी लोकतांत्रिक देश की बात कर लो, आप अमेरिका की बात कर लो, स्वीडन की बात, कहीं भी बात कर लो, आप सरकार का मूल रूप यही होता है, सरकार का मूल स्वरूप यही होता है, जब तक हम कंट्रोल नहीं करेंगे हम शासन ही नहीं कर पाएंगे। तो जब कंट्रोल अधिक हो जाएगी तभी आपको लगेगा मेरे अधिकारों का क्या हनन हो रहा है। कंट्रोल सीमित रहे या आपके अनुसार है, आपकी सारी इच्छाएं पूर्ति हो रही पर फिर भी आपको नहीं पता चल रहा कंट्रोल हो रहा है, तो आप कभी विरोध नहीं करिएगा। तो यही चीज़ समझिएगा कि इसने क्या किया, सबसे पहले ये बताया कि विरोध अपनी मांगों को रखना है तो सबसे पहले संगठित हो, किसी भी रूप से संगठित हो। किसान की मांग है तो किसान के स्तर पर संगठित हो, राजनीतिक मांग है तो राजनीतिक स्तर पर लोगों को संगठित करो, या और भी महिला की मांगे हैं, महिला मांग विरोधी बातें हो रही है तो महिला को पहले संगठित करो, वर्ग विशेष को संगठित करो, तभी तुम अपनी बातों को सब कुछ रख पाओगे। तो ये समझिए बात के लोगों में, वो मुंडा विद्रोह हो या और भी जनजातीय विद्रोह हो, किसान आंदोलन हो, या ये सब चीजें बात के परिणामों में एक चक्र श्रृंखला चलती है। सभी विद्रोह के परिणाम के तौर पर आपको देखने पड़ेगा मूल तत्व कि सभी को यही मैसेज दिया गया कि पहले कोई भी मांग रखना उससे पहले स्वयं को, अपने आप को संगठित, अपने लोगों को संगठित करो, उसको मजबूत बनाओ, तभी जाके तुम चीजें प्राप्त कर पाओगे। अब ब्रिटिश शासन आदिवासी क्षेत्रों में विशेष प्रशासनिक उपाय करने के लिए मजबूर कर दिया। अब ब्रिटेन को भी सोचना पड़ गया कि जो इतना कटा छटा लोग है, इतना जो अपने ही केवल सांस्कृतिक विविधता को देखना चाहता है, अपने ही लोगों में मस्त है, अपने सुबह उसको खाना दे दो, रात तक अपना काम करेगा, फिर वो सूर्य अस्त होने से पहले वो अपने सोने के लिए चला जाता है। अगर ऐसे लोग विद्रोह कर देंगे तो जो शहरों में है, जो अधिक विकसित क्षेत्रों में है, जिनको मांग पता है, जिनको डिमांड पता होने वाला है, क्या वो विद्रोह नहीं करेंगे? तो क्या करना है, उन क्षेत्रों का चयन करो जहां पर ऐसे लोग रहते हैं, वहां पर प्रशासनिक नियमों में ढील करो ताकि उनका शोषण क्या नहीं हो पाए। आर्थिक शोषण करते रहो, इतना शोषण करते रहो जिससे हम सारे संसाधन को प्राप्त कर ले, पर उनके सांस्कृतिक विविधता में परेशानी मत देना, उसकी स्वतंत्रता को लेकर कुछ मत बोलो, रीति रिवाज करता है तो उसको मत करो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमारे बिहार में शराबबंदी है, झारखंड में शराबबंदी करके दिखा दे, सरकार को समझ में आ जाएगा, सरकार के नींव हिला देगा लोग, क्योंकि वहाँ पर जो शराब है उनकी धार्मिक पहचान के तौर पर देखी जाती है। तो अगर आप वहाँ छेड़छाड़ कीजिएगा, वर्तमान में की बात मैं कर रहा हूँ, पूरा लेकर तीर धनुष लोग पहुंच जाएंगे और उनकी जायज मांग रहेगी और सरकार को वहाँ पीछे हटना पड़ जाएगा। बिहार में आसान इसलिए नहीं, बिहार में शराबबंदी इसलिए आसान हो गया कि यहाँ पे इस प्रकार सांस्कृतिक विरासत के तौर पर हम नहीं देखते। गुजरात में आपको शराबबंदी कुछ क्षेत्रों में लगाई गई है, वह इसलिए कि वहाँ पर नहीं है। अगर सांस्कृतिक विरासत के तौर पर ये चीज़ें होती तो बिहार में भी लोग पहुँच जाते हैं, और कुछ है भी तो वो संगठित नहीं है, वो क्या कहते हैं उस मात्रा में नहीं है जो पूरे बिहार की नीति को प्रभावित कर सके। तो यह मूल कारण समझने का प्रयास किए, प्रशासनिक उपाय क्यों किए गए, इसके पीछे का मूल कारण है पूरे आदिवासी क्षेत्र में तुम एक नियम कानून ला जो उसकी सांस्कृतिक विविधता को प्रभावित ना करे। बाकी आर्थिक शोषण तुमको करना है करो, जितना तुमको माल भेजना है भेजो ब्रिटेन, कोई दिक्कत ना, हमको पैसे से मतलब, पर विद्रोह नहीं होना चाहिए। उन आम लोगों जहाँ पर जो अधिक अधिकार जानते हैं उस तक ये बात पहुँच जाए, यही मूल कारण था ब्रिटिश नीतियों को परिवर्तन करने का, और कोई दूसरा कारण है। ऐसा नहीं कि डर गया था लोग, उसको यह पता चल गया था ना कि सीधा साधा लोग अगर विरोध कर सकता तो कुछ टेढ़े लोग क्या करेंगे। जो आपको 1900 जब बंगाल विभाजन करते उसके बाद स्थिति देख लीजिए, 1906 के बाद पूरा बंगाल जला दिया, ब्रिटिश लोगों को ढूंढ के मारा जा रहा था, क्रांतिकारी आंदोलन शुरू हो गया था गुजरात, महाराष्ट्र और क्षेत्रों में, फिर बंगाल और बिहार के क्षेत्रों में। तो आप देखे होंगे ना, इस तरीके से चीजें समझिए। अब प्रशासनिक सुधार क्या किए गए, जहां पर बात की गई कि ब्रिटिश सरकार क्षेत्र में विशेष प्रशासनिक संरक्षण देने के हेतु संथाल परगना जिला 1956 का निर्माण किया, दामिने को नीति लाई गई, बदलाव किया गया, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 बाद के दिनों में होता हुआ दिखेगा, पर इसका परिणाम ही था कि हमको अब कहीं भी जनजातीय क्षेत्र में विद्रोह होगा तो तुरंत क्या करो, तो सबसे पहले उसकी इस पहचान को दो जो उसका डिमांड है। इसलिए देखेंगे जब मुंडा विद्रोह होता है तुरंत उसका समाधान आपको दिखता हुआ दिखेगा। इतना जितना फाइट इन्होंने किया था वो फाइट उन्होंने नहीं किया, चीज़ें तो समझिएगा। उसके बाद सामाजिक राजनीतिक प्रभाव भी आपको देखने को मिला। संथाल में राजनीतिक चेतना का उदय हुआ, आगे चल के मुंडा, उलगुलान या अन्य जनजातीय आंदोलन को जन्म दे दिया, प्रेरणा दे दिया, क्योंकि उनको अब ये समझने का मौका मिल गया कि राजनीतिक चेतना भी एक कोई चीज़ होती है। हमकी सांस्कृतिक विविधता तो है ही, धार्मिक स्वतंत्रता तो है ही, पर हमको राजनीतिक चेतना कि हमारा पहचान इस रूप से भी होना चाहिए। क्लियर है? तो ये चीज़ें, दो चीज़ जरूर हुआ था, प्रशासनिक सुधार और सामाजिक राजनीतिक प्रभाव। इस आंदोलन के बाद जितने भी आदिवासी आंदोलन के मूल जड़ों में आपको ये देखते हुए मिलेगा, तो इसका सकारात्मक पक्ष भी आप लिखिए इसी रूप में। क्लियर है? इसके अतिरिक्त क्या था कि संथाल विद्रोह सीमाएं और कमजोरियां क्या थी।
ये भी चीज़ लगे हाथ समझिए। इसकी कुछ सीमाएं होंगी ना, कमजोरियां भी होगा जिसको हम बाद के दिनों में देखते हैं, आकलन करते हैं। कुछ चीज़ें समझिएगा यहाँ पर क्या बातें हुई थी कि संथाल विद्रोह भारतीय उपनिवेश कालीन इतिहास में सबसे व्यापक और संगठित जनजातीय विद्रोह के तौर पर, हम प्रारंभिक विद्रोह के तौर पर इसे देखते हैं। अब यह क्या किया, ब्रिटिश शासन साहूकार और जमींदारों के अत्याचार के विरुद्ध बड़े पैमाने प्रतिरोध खड़ा कर दिया। यद्यपि यह विद्रोह अपने साहस, जनशक्ति और सामाजिक एकता के लिए ऐतिहासिक महत्व रखता, परंतु इसके भीतर कुछ अंतर्निहित सीमाएं और कमजोरियां भी विद्यमान थी। जैसे क्या था, इनकी कमजोरियों के विरोध विस्तार, अस्थायित्व और अंतिम सफलता को प्रभावित किया। यह तय ही नहीं कर पाया कि हमारा विस्तार किस सीमा तक होगा, अस्थायित्व कितना बनाए रखना, कब विद्रोह करना, किस रूप से करना, मूल डिमांड क्या है। कभी आर्थिक हो जाता था, कभी सामाजिक हो जाता था, कभी व्यक्तिगत भी हो गया था। अब ध्यान रखें, अंतिम सफलता कहाँ तक हमको जाना, केवल अपने सांस्कृतिक पहचान बनाना है, स्वतंत्रता को प्राप्त करना, या उस क्षेत्र या आदिवासी मूल सभी आदिवासी क्षेत्रों में जो शोषण हो रहा उस वहाँ तक पहुँच बनाने, यही मूल कमजोरियाँ थी इनकी। तो ये चीज़ समझिएगा। अंततः क्या हुआ, ब्रिटिश शक्ति की भारी दमनकार नीतियों के कारण क्या हुआ, टिकने नहीं पाए। विद्रोह का विश्लेषण उसकी इन संरचनात्मक और संगठनात्मक सीमाओं के समझे बिना पूर्ण नहीं हो सकता। कुछ संरचनात्मक व्यवस्थाओं में परिवर्तन लोग नहीं चाह पा रहे थे, संगठनात्मक रूप से उसकी कुछ सीमाएं थी, कुछ संगठित रूप से जो मूल विद्रोह का एक स्वरूप होता है जिसके आधार पर आमूलचूल परिवर्तन हो सकता है, वो अवसर ही प्राप्त नहीं हो पाया। ये सारी चीज़ें समझिएगा। इसके पीछे कुछ चीज़ों को समझिएगा, जैसे क्या हुआ कि नेतृत्व और अत्यधिक निर्भरता थी। किसी विद्रोह सिंधु कानून, चांद भैरव जैसे करिश्माई नेताओं तक ही सीमित रह गया, और भी लोग नहीं आ पाए। उस तरीके से विरोध प्रदर्शन केंद्रीय नेतृत्व के तौर पर नहीं दे पाए। जैसे मुंडा विद्रोह में केवल भगवान बिरसा मुंडा को ही देखते हैं, तो जनजातीय विद्रोह सीमित रहा, संकुचित रहा, अधिक परिणाम दे ही नहीं पाए। नेतृत्व समाप्त होते ही आंदोलन तेजी से बिखर गया। जितने लगभग जनजातीय आंदोलन को देखते हैं उसके समाप्त होने का मूल कारण यही था, किसी करिश्माई नेता के आधार पर चीज़ें होकर निकल रही थी। तो ये चीज़ें समझिएगा। अब व्यापक संगठनात्मक ढांचा और उत्तराधिकारी नेतृत्व विकसित नहीं था। अब ये तय ही नहीं कर पाया लोग, क्योंकि हमारे बाद कौन लड़ेगा, विद्रोह को कौन बढ़ाएगा। तो ये चीज़ें समझिएगा। तो ये सब सारी चीज़ें होते हुए आपको दिखेंगे। उसके बाद सैनिक और तकनीकी कमजोरी, ये तो मूल कारण आप समझ सकते हैं कि संथालों पर पारंपरिक हथियार थे, तो ब्रिटिश उपनिवेश के पास उस समय के उन्नत हथियार हुआ करते थे। तो ये चीज़ें समझिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर भारत अभी अमेरिका के साथ लड़ेगा, कितने दिनों तक लड़ेगा। मैं वास्तविक रूप से बात करूँ तो कितने दिन तक लड़ सकता है, नहीं लड़ पाएगा, एक दिन भी नहीं। रीज़न उसके पीछे है कि जितना हथियार, जितना उन्नत हथियार है, जितना एडवांस हथियार है, सब अमेरिका के पास है। अगर वो अमेरिका आके यहाँ बमबारी करेगा, कुछ भी करेगा, हम उसके ही हथियार से सारी चीज़ें कर पा रहे हैं ना लगभग। अभी ना हम लोग आत्म भारत निर्भर के तहत अपना स्वदेशी हथियार बना रहे हैं। हमारे पास 13 ग्लोब मास्टर हवाई जहाज, उसके पास 360 ग्लोब मास्टर है, लाख उतार देगा एक ही दिन में सारा बेड़ा को। पर हालांकि हम उस रूप से राजनीतिक रूप से सशक्त हैं कि युद्ध नहीं होगा। मैं कल्पना मत कर रहा। सेम पैटर्न यही समझिएगा कि उस समय का अमेरिका समझ लीजिए, ब्रिटिश उपनिवेश के लोगों को, और उस समय छोटी छोटी चीज़ें समझ लीजिए। तो तीर धनुष से कितना दिन लड़ता लो। तो यही सबसे बड़ी कमजोरी रही थी। दूसरी क्या थी कि ब्रिटिश के पास बंदूकें, तोप, घुड़सवार सेना, आधुनिक सैन्य तकनीक सब था, भाई लोगों के पास कुछ नहीं था। तो क्षति तो होना जायज़ था। अब सीमित भौगोलिक विस्तार भी था। विद्रोह मुख्यतः दामिने को और आसपास के क्षेत्रों तक सीमित हुआ, पूरे आदिवासी क्षेत्रों तक जा ही नहीं सका। कि मांग आदिवासियों के भी ये भी है, लगभग आदिवासी क्षेत्रों में यही शोषण की नीतियां रही थी सभी ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन एजेंटों के द्वारा। तो ये चीज़ें ध्यान रखिए। राजनीतिक लक्ष्य अस्पष्ट है कि विद्रोह मुख्य लक्ष्य था अत्याचार समाप्त करना, संथाल राज्य की स्थापना था, लेकिन शासन प्रशासन या आर्थिक ढांचे में स्पष्ट दीर्घकालिक वैकल्पिक मॉडल था ही नहीं। उनको यह पता भी नहीं था विद्रोह के बाद क्या हमारी वही व्यवस्था कायम रहेगी जो हम चाहते हैं, या इसके अलावा कुछ भी। तो यही जब स्पष्ट नहीं था तो इससे आंदोलन विचारधारा अस्पष्ट हो जाए। कुछ लोग इसकी बात करते हैं, भाई हम अपनी व्यवस्था कायम कर, अपना संथाल परगना, अपना संथाल राज्य स्थापित करेंगे। कुछ लोग बोल देते हैं यार हमारा शोषण बस हुआ, उसका ही क्या करेंगे, जमींदारों के घर में जाएंगे, अपना क्या करेंगे, कागज लेंगे और जला देंगे, या वहीं से लेके भाग आएंगे। कुछ लोगों का यह राय हुआ करता है। कुछ लोग बोलते हैं जला दो, कुछ लोग बोलते हैं मार दो। तो यह क्या अस्पष्टता हो गया। क्या होता था, कुछ सैनिक हुआ करते थे जमींदारों के संरक्षण के लिए, उन सैनिकों को कुछ लोग मार दे रहे हैं, उनको मना किया गया, फिर भी वो लोग मार के चले आ रहे हैं। तो जिसको जो मिला, एक भीड़ को समझ सकते हैं ना, अगर भीड़ कहीं जा रही है और विद्रोह कर दिया तो उसको क्या मिलता है,
जिस हाथ में जो मिलेगा उससे हथियार बना के सामने वाले को मारेगा, और सामने ये नहीं देखेगा कौन क्या है, बस उसको अपना भड़ास, अंदर का दिल का भड़ास वो निकालना है। वही प्रकृति यहाँ हो गई कि अगर हम एक डिवोटेड होकर विद्रोह करते, हमारा एक स्पष्ट नीति रहता, सभी लोगों को कन्वे हुआ रहता, तो हम संथाल राज्य की बात करते, हम अपनी व्यवस्था की बात करते, उसको कैसे स्थापित करें उसके लिए मॉडल देते, लोगों को समझाते कि ऐसे ऐसे हम लोग प्रशासन जीतने के बाद तो कुछ संगठित होकर विद्रोह होता। तो ये सबसे बड़ी कमजोरी, ये सीमाएं थी इसकी, जो आपको समझने की आवश्यकता है। क्लियर है? उसके बाद आधुनिक संगठनात्मक संरचना का अभाव, जो सैन्य संगठन थे, रसद व्यवस्था थी, जो खुफिया नेटवर्क हुआ करती थी, सुसंगत रणनीति नहीं, डुगडुगी बजा के लोगों को इकट्ठा करते थे। तो डुगडुगी आवाज करता है ना, अब कुछ कुछ और भी तकनीक अपनाए थे, तो सब जगह जयचंदों की कमी है, तो वो लोग क्या भंडाफोड़ कर देते। हमारा ब्रिटेन लोगों का खुफिया नेटवर्क बहुत मजबूत हुआ करता था, तो ये सब चीज़ें पहले ही समाप्त हो जाती थी। तो आंदोलन भावनात्मक और तत्कालिक प्रतिक्रिया पर आधारित हो गया कि भावनात्मक रूप से लोग ज़्यादा जुड़े, क्योंकि हमारे आदिवासी समुदायों का शोषण हो रहा है। हमारे इस क्षेत्र का जो एक नेता के तौर पर हम देखते हैं, एकत्व की बात करते हैं, तो उस पर शोषण किया जा रहा है, उनको बदला जा रहा है, उनमें धार्मिक उत्पीड़न किया जा रहा है। तो ये सब सारी चीज़ केवल भावनात्मक रूप से, जैसे हमको क्यों मार दिया, मेरे भाई है, हम भाई को कैसे मार दोगे, चलो भाई लड़ जाते हैं एग्जाम्पल के तौर पर भाई के लड़ाई में वो भी कुटाता है, खुद भी कुट के आता है। एक तो पहले से लात जूता खाया है, बाद में आपका विरोध करने, मान ली मैं कहीं शहर में जा रहा हूँ, कोई मुझे 4 लोग मिलकर मार देते, तो मैं अपने दोस्तों क्या बोलूँगा, यही बोलूँगा ना कि भाई मुझे मार दिया, तो वो 4-5 लोग उठ के फिर जाएंगे उससे लड़ने। तो पहले एक बार मैं पिटा के आया, फिर ये लोग जाके पिटाएंगे। तो यही कॉन्सेप्ट था, भावनात्मक रूप से लोग जुड़ रहे थे, पर उनको संगठित आधार नहीं दिया गया था। संगठित रूप से कैसे, अगर मान लीजिए हम हथियार बंदूक बना के लड़ते, तो कुछ विरोध प्रदर्शन बेहतर दिनों तक चलता, और समझ पाते कि नहीं हमारे पास अत्याधुनिक हथियार है, तो इसके पास भी अत्याधुनिक हथियार है, तो कैसे हम लड़ेंगे, फाइट करेंगे। ब्रिटिश अपने उसके सोचने पर मजबूर कर देता। पर इन्होंने क्या किया, बस विद्रोह के तौर पर हमें ये देखने को मिला, तीर धनुष जो अपने पारंपरिक हथियार हुआ उसी को लेकर जाते, तो सामने वाला जो विरोधी था वो समझ गया इनके पास कुछ है नहीं, कुछ दिनों का यह मामला है, दमन करेंगे, शोषण करेंगे, तुरंत ये शांत हो जाएंगे। और वही हुआ बाद के दिनों में ये चीज़ें, बस मैं समझाने के लिए सब बात कर रहा, हालांकि इसके भावनात्मक संदर्भ बहुत दूर तक जाते हैं, दूरगामी परिणाम इसके बहुत दूर तक जाते हैं, पर तत्कालिक रूप से यही सब सारी चीज़ें थी। बाहरी शक्तियों का विरोध देखने को मिलता है, साहूकार, जमींदार, पुलिस, राजस्व अधिकारी, गैर आदिवासी डिकू वर्ग जो थे विद्रोह के खिलाफ थे। जो बोले तो जयचंदों की कमी हमारे देश में थोड़ी है, देखिए जयचंद लोग ही हैं, जो जितने लोग ये जो साहूकार वर्ग है, जमींदार है, पुलिस, राजस्व अधिकारी, सोच के देखिएगा ब्रिटेन को बढ़ावा देने के लिए अगर ये लोग नहीं रहते, सहयोग नहीं देते, तो क्या कभी भारत गुलाम होता? अगर उससे पहले की हम बात कर ले, मुगल काल में बात कर ले, या उससे पहले भी और लोग आए थे बाहर से लोग हमें आक्रामक के तौर पर, तो क्या उसके भारतीय सहयोग नहीं करते, तो क्या हमारे देश में कोई मजाले घुस जाता? चीजें समझिएगा। अब ध्यान रखिए, कठोर ब्रिटिश दमन इस दौरान हुआ, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सैन्य खतरा घोषित कर पूरी ताकत से झोंक दिया। अब इन्होंने बोला कि नहीं भाई ऐसे नहीं काम चलेगा, पहला विद्रोह है, इसको पूरी सैन्य ताकत से नहीं रोकोगे तो दूसरा तुरंत उड़ जाएगा, तो पूरा ताकत से इसको क्या किया गया, समाप्त करने के लिए रणनीति बनाई गई थी। और बोला गया कि ब्रिटिश सरकार के विरोध यह विद्रोह, अर्थात ब्रिटेन के विरुद्ध विद्रोह की संज्ञा दे दी गई। अब छोटा सा क्षेत्र में लोग तीर धनुष भाला से लड़ाई करे, उसको बोल दिया कि ब्रिटिश जो हमारे राजा रानी है उसके विरुद्ध क्राउन के प्रति विद्रोह कर दिया। अब ला के लोग जो ब्रिटेन के असला बारूद थे ला के इस क्षेत्र में चला दिए, तो जो चीज़ें 2-4 दिन और चलता वो एक ही दिन में समाप्त हो गया। समझने का प्रयास कीजिए। गांव के जलना, सामूहिक दंड और बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई विद्रोह को दबा दिया गया, ये सब चीज़ें होती हुई दिखेंगी। संथालों के पास इतने लंबे संघर्ष झेलने का कोई संसाधन भी नहीं थे, क्योंकि रोजीमर्रा रोटी तो खाना जरूरी है ना, अन्न तो खाना जरूरी है, कितने दिनों तक लड़ाई करोगे, ये भी चीज़ें समझिए। क्योंकि घेराबंदी जब हो जाती थी तो गांव लोग फंसे रहते थे, गांव में जाके लोग घोड़े से जाके पूरा के गांव जला के चले आते थे, तो ये सब चीज़ें होती हुई मिले। आर्थिक और रसद कमजोरी भी थी। जनजातीय समाज आर्थिक ढांचा आत्मनिर्भर था, युद्ध के लिए भोजन, हथियार, संसाधन लंबे समय तक बनाए रखना कठिन था।
इसका उदाहरण आप देखते होंगे, राजस्थान के क्षेत्रों में भी बहुत से राजाएं थी जो किले पर चढ़ जाते थे और उनके पास कुछ समय हुआ करता। जैसे औरंगजेब का कॉन्सेप्ट आप देख सकते हैं, वो 6 महीना तक किला बंदी करके रखता था क्षेत्र में। तो 6 महीने के बाद तुम अब बाहर निकलो, कितने दिन तक तुम संसाधन रखोगे? पूरा राज्य में जो संसाधन है आप एक किले में कितने दिन तक स्टॉक रखे होंगे? 2 महीना, 3 महीना, 5 महीना, 6 महीना, साल भर। तो औरंगजेब यही कूटनीति का उपयोग करता था पहले, कि किला को घेर के बैठा रहता था ये, क्योंकि इसके पास तो पूरा क्षेत्र था अपने राज्य से लाने का। पर किले में आप संसाधन सीमित हुआ तो एक दिन आपको बाहर आकर लड़ना पड़ेगा। अब उस समय जब लड़ोगे भूखे प्यासे लड़ना पड़ेगा, तो तुरंत औरंगजेब की सेना उस पर हावी हो जाती थी। सब सारी चीज़ें ध्यान रखी, यही कूटनीति का आपको चाले यहाँ ब्रिटिश नाकेबंदी, रोजमर्रा की आवश्यकता की पूर्ति वो बाधित करे थे, नाकेबंदी ही कर देता, पूरा गाँव का गाँव घेर लेता था और तड़पने देता था। अब जो लोग विद्रोह किए और जो लोग विद्रोह नहीं किए, अब विद्रोह नहीं जो किए उसको गाली देते थे। अपने भाषा में बात बोल रहा हूँ कि चीज़ों को समझने को, वो बोलते हैं तुम क्यों विद्रोह करे, तुम्हारे में हम गेहूं के साथ घून भी पीस रहा है। तो कुछ जयचंद निकल गए, खबरी बन गए इसी बीच में। तो ये सब चीज़ें आपको होते हुए दिखेगी। इसके बाद क्या हुआ कि संथाल विद्रोह का वर्तमान प्रासंगिकता क्या है? तो कुल मिलाकर बात है कि वर्तमान प्रासंगिकता में आप समझिएगा कि आदिवासी अधिकारों की पहचान मिल पाई, शोषण और व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष हुआ, फिर सामाजिक और आर्थिक न्याय प्राप्त हुआ। तो वर्तमान में देखते हैं कि आदिवासियों को भूमि के जो अधिकार होंगे और उनकी सांस्कृतिक पहचान रक्षा का संघर्ष का प्रतीक। आज भी इसकी बात होती है कि कभी भी किसी क्षेत्र में जाओ तो सबसे पहले आदिवासी मूल की जो धारणा है उसको बचाए रखना है। वो पेशा एक के माध्यम से हम समझ सकते हैं जब पॉलिटी में पढ़िएगा। उसके बाद आज भी आदिवासी समुदाय अपनी भूमि, जंगल और संसाधनों के अधिकार को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। तो ये अभी भी आपको कभी भी आदिवासी क्षेत्र में ऐसा होगा सरकार के लिए कुछ, सरकार उस पर कुछ लाना चाहती है, तुरंत जंगल और जमीन को बात करना शुरू कर देंगे और अपने आप को संगठित करने का प्रयास करें। वन अधिकार अधिनियम 2006 जैसे कानून संथाल विद्रोह को आदर्श की गूंज देखने को मिलती है। उसके मूल में जड़े में यही समझने का प्रयास कीजिएगा कि जंगल पर किसका अधिकार है? वहाँ के मूल निवासियों का, अर्थात आदिवासियों का। तो यही कॉन्सेप्ट आप देखते हैं। फिर शोषण का विस्थापन के खिलाफ संघर्ष, जैसे आपको आधुनिक समय में विकास परियोजना जैसे बांध, खनन, उद्योग के कारण आदिवासी समुदाय बड़े पैमाने पर विस्थापन हो रहा है। आप बहुत से क्षेत्रों में देखे होंगे, गुजरात में, उड़ीसा में, बंगाल में, बिहार में, झारखंड जो क्षेत्र है या किसी भी क्षेत्र में जहाँ पर मूल जंगल को हटाकर कुछ चीज़ें बनाई जा रही है, उसका विस्थापन तो हो रहा है, उसका विरोध भी हो रहा है। आप देखते होंगे अभी उग्रवाद का कॉन्सेप्ट, अभी ना चीज़ें देख रहे हैं, नक्सलवाद का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं समाप्त होते हुए। पर जब वो अपने प्रारंभिक दौर में था, केवल इसलिए स्टार्ट हुआ कि जो सरकार है वो वहाँ के लोगों का जेन्युइन मांग नहीं पूरा कर पा रहा है। तो और जो वहाँ के लोग एजेंट है अर्थात प्रशासनिक अधिकारी जो है वो क्या कर रहा है, उसका शोषण कर रहा है। भ्रष्टाचार इतना है कि बहू बेटियों को उठा ले रहा है। ये सब चीज़ें घटनाएं, तभी वो नक्सलवाद से जो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र में है वहाँ से विद्रोह का स्वर उठता है। बाद के दिनों आप देखते हैं कि वही जो स्वर उठा था अपनी आज़ादी, अपनी स्वाभिमान को बचाने के लिए, बाद के दिनों वही शासन करना शुरू करता, वही उन लोगों को, आम लोगों को फिर प्रताड़ित करना शुरू करता है। तो ये चीज़ें उभर कर सामने आई थी बाद में। तो यही मूल कारण समझिएगा आदिवासी समुदाय को बड़े पैमाने पर क्या हुआ, ये सब चीज़ें झेलनी पड़ी। अब सामाजिक और आर्थिक न्याय क्या है? संथाल विद्रोह सामाजिक आर्थिक शोषण के खिलाफ एक क्रांति देखा है। तो बाद के दिनों आज भी आदिवासी समुदाय गरीबी, अशिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं कमी जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। तो उसके लिए प्रयास कर रहा है कैसे बेहतर हो पाए। तो यहाँ पर अधिकारों और कल्याण के लिए पंचायती राज, पेशा, जनजातीय उपयोजनाओं, विकास योजनाओं को लागू किया गया। तो यही से सीखेंगे, अगर जनजातीय विद्रोह अगर हमको बचाना है तो हमको उनको उस प्रकार की सुविधाएं देनी, उनके अधिकारों को रखना होगा, जंगल जमीन उनको बचा कर देना होगा। हालांकि शासन प्रशासन जब काम करता है कुछ चीज़ें आप इतर भी हो जाता है, जो आपको बहुत से लोगों के अधिकारों का हनन हो जाता है, पर उसके संसाधन के तौर पर हम बहुत सी चीज़ें करते भी है, सरकार करते भी है। अब आगे बात करेंगे संथाल विद्रोह का वर्तमान प्रश्न। सामाजिक आंदोलन प्रेरणा मिला, सांस्कृतिक संरक्षण मिला, शोषणकारी संरचनाओं के खिलाफ चेतावनी दी गई। इस प्रकार के कुछ बदलाव होते हुए दिखेंगे, जहां पर लगातार मांग हो रही थी नेतृत्व संगठित संघर्ष के तौर पर आदिवासियों को संगठित करना। तो यहाँ बाद के दिनों में देखते हैं झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा जैसे राज्यों में आदिवासी आंदोलन को संथाल विद्रोह का क्या है, प्रेरणा मिलता है। अभी भी उसकी मूल जड़ों में आपको देखने को मिलेगा कि संथाल विद्रोह से प्रेरित होकर ही लोग किए थे। अब संथाल विद्रोह आदिवासी संस्कृति, परंपरा और जीवन शैली को बचाने आवश्यक उजागर किया। आदिवासी भाषाओं, नृत्य, संगीत, परंपराओं को संरक्षित करने की बात की जाने लगी। तो वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता देखते हैं, अभी भी उसकी कुछ बातें नींवें वहाँ तक दिखती है। हाल के दिनों में जो सरकार, संस्कृति मंत्रालय क्या कर रही है, इस प्रकार के विद्रोह और जो नेता थे उन लोगों को सम्मान दे रही है, उनके लिए
उनके लिए बहुत सी योजनाएं उनके नाम पर चलाई, बहुत से शहरों का निर्माण किया जा रहा है, बहुत से गली चौराहों का उनका नामकरण किया है ताकि अपने सांस्कृतिक विविधता को लोग समझ पाए। आज की जनता ये बहुत सी चीज़ें पहले ही हो जानी थी, हालांकि सरकार अभी कर रही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, करनी चाहिए। अब ध्यान रखिएगा, शोषणकारी संथाल विद्रोह यह याद दिलाता है कि जब समाज में कमजोर वर्ग को शोषित किया जाए तो वे संगठित होकर विरोध करेंगे। वर्तमान प्रशासन इसे सीखता है कि नहीं भाई, तो अगर ज़्यादा शोषण हो जाएगा तो चेक एंड बैलेंस कॉन्सेप्ट नहीं अपनाएंगे, तो समावेशी विकास डाल दो तो हम चीज़ें आप विरोध प्रदर्शन होता हुआ कम दिखेगा। ये सब सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। सामाजिक न्याय, विकास, पर्यावरण संतुलन, संविधान में संरक्षित अधिकारों का पालन, तो आप देखते होंगे भारतीय संविधान के अनुसूचित क्षेत्रों में जनजातीय समाजों के लिए प्रावधान के जैसे 246 5वीं अनुसूची आपको ईमानदारी से लागू करने का प्रयास किया। तो ये सब वर्तमान प्रासंगिकता है, समाज और शासन को बेहतर करने के लिए किया गया। तो इस तरीके से वर्तमान प्रासंगिकता आपको देखने को मिलती है। अब है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इतिहासकारों की राय, यही आपको हम लोग अलग दे रहे हैं ताकि आप चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ पाइए। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है कि भारतीय विचारक इस संथाल विद्रोह को समझते हैं एक संगठित जन आधारित और प्रारंभिक स्वतंत्रता संग्राम के तौर पर देखते हैं जो औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध हुआ करता था। पर ब्रिटिश इतिहासकार या ब्रिटिश यूरोपीय क्षेत्रों के जो इतिहासकार हुआ करते थे, विचारक हुआ थे, वो बोलते हैं कि विद्रोह को अव्यवस्थित जनजातीय उन्माद तथा कानूनी व्यवस्था की समस्या के तौर पर चित्रित किया। यह कोई संगठित नहीं था, कुछ लोग भीड़ में आए, कुछ उन्मादी लोग होते हैं जिनको अपने समय में कुछ विशेष तौर पर दिखाना होता है, तो उन्मादी स्वरूप का यह आंदोलन था। हालांकि इसकी जड़ें उनको पता है कि क्या करके गया था, पर अपने इतिहास, अपने लोगों को संरक्षित करना था, इसलिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया। अब उनके द्वारा कानून व्यवस्था की समस्या बताई। देखिए यह विद्रोह मैं अभी बताया ना कुछ देर पहले, अगर सारी मांगों को मान लिया जाता तो क्या यह विद्रोह होता? नहीं होता। वही बातें यह भी बोल रहा है, कानून व्यवस्था समस्या था। अगर ब्रिटिश उपनिवेश के जो भी एजेंट थे, जो भी काम कर रहे थे ग्राउंड लेवल पर, अगर वो सब चीज़ें नहीं करते जो मूल कारण रहे होंगे तो विद्रोह कभी होता नहीं। इस कारण से सारी चीज़ें ब्रिटिश उपनिवेश यह बोलता है, ये केवल कानून व्यवस्था को मैनेज नहीं कर पाया था औपनिवेशिक शासन उस समय का, इस कारण यह विद्रोह हो गया था। ये तथ्य को समझिएगा। पर ध्यान रखिएगा, इस बीच में कुछ विचारकों की बातों को समझना, जैसे भारतीय विचारकों में राधा कमल मुखर्जी, इरफान हबीब जो पटना के विद्वान माने जाते हैं और मेडावल के बहुत अच्छे राइटर माने जाते हैं, इनको अच्छे से समझिएगा। उसके रामचंद्र मजुमदार अथा आरसी मजुमदार, इनका भी नाम याद रखिएगा। उसके बाद आपको एक सेकंड, उसके बाद रामचंद्र गुहा, बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, इनके विचार जरूर आप लोग याद रखिएगा। हालांकि जीएस में इनके विचार लिखे नहीं जाते, पर इनके विचारों से प्रश्न जरूर बनाए जा सकते हैं। अगर उत्तर में कहीं इनके विचारों को लिख दीजिएगा तो समझ जाएगा जो कॉपी रिव्यू करने वाला कि आप कहाँ इशारा कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा। और राधा कमल जो मुखर्जी है, उन्होंने संथाल विद्रोह को आदिवासी समाज पर औपनिवेशिक हस्तक्षेप की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न सामाजिक आर्थिक प्रतिरोध के तौर पर देखा, यह बताया है। तो उनके अनुसार विद्रोह जबरन थोपे गए राजस्व और जंगली कानूनों का स्वाभाविक विरोध बोलते हैं। तो अगर प्रश्न पूछ दे कहीं कोटेशन के साथ जोड़कर कि संथाल विद्रोह जबरन थोपे गए राजस्व और जंगल कानूनों का स्वाभाविक विरोध था, प्रदर्शन था, तो समझना है कि यह राधा कमल मुखर्जी जी के कोटेशन से प्रश्न बनाया गया, उसी संदर्भ में उत्तर देना है। अब क्लियर है। अब इरफान हबीब बोलते हैं कि संथाल विद्रोह भूमि संबंधों में परिवर्तन और दमन कानून, साहूकारी, जमींदारी गठजोड़ के विरुद्ध उत्पन्न एक हुआ वर्गीय सामाजिक संघर्ष है, अर्थात एक वर्ग विशेष ने, आदिवासी वर्गों ने क्या किया, इसका विरोध किया। जब उन्होंने भारत में आरंभिक किसान जनजातीय वर्ग संघर्ष के प्रमुख कड़ी के तौर पर बताया कि अगर ये नहीं होता ना तो हमारे देश में किसान और जनजातीय समुदाय के बीच में जो विरोध प्रदर्शन हुए वो होता ही नहीं, क्योंकि प्रारंभिक कड़ी यही, इसी को समझिए कि इसने इसको जन्म दे दिया, बीजारोपण इसने किया। तो इरफान हबीब का यह मानना। वही आरसी मजुमदार बोलते हैं इसे ब्रिटिश शासन के अन्यायपूर्ण नीतियों और जनजातीय असंतोष को क्या किया, संगठित विस्फोट कहा। यह केवल यह नहीं था कि केवल यह पूरे क्षेत्र में जो अन्यायपूर्ण नीतियां अपनाई जा रही थी उसके एवज में क्या हुआ, यह विद्रोह हुआ, उसके विरोध में विद्रोह हो गया। तो यह 1857 के विद्रोह के पूर्व औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध सबसे व्यापक उभारों में से एक मानते हैं। अगर 1855 नहीं होता, 1857 डायरेक्ट होता, तो 1857 में जो विद्रोह के बाद जो परिवर्तन हुआ, तो शायद वो परिवर्तन ब्रिटिश लोगों के द्वारा नहीं किया जाता। पर एक विद्रोह पहले हो रखा था, संगठित विद्रोह हो रखा था, लंबे समय तक चला लोगों के बीच में, और डिमांड जो किया गया था मूल धारणा के तौर पर किया था। जस्ट उसके बाद 1857 का विद्रोह हो जाता है। तो ब्रिटिश
की नींदें उड़ने लगी। अब देखो विद्रोह लगातार हो गए, उससे पहले छोटे मोटे और भी विद्रोह हुए थे, पर उसको उस स्वरूप में नहीं हुआ था जिस स्वरूप में आपको संथाल विद्रोह हुआ, उसके बाद 1857 का विद्रोह हुआ। तो तभी चीज़ें समझिएगा, ब्रिटिश उपनिवेश में परिवर्तन जो किया गया 1857 के विद्रोह के बाद ना, एक्ट लाके कि अब चीज़ें अधिकारें दी जाएंगी, उसके पीछे मूल कारण 1855 जो संथाल विद्रोह, तो वो भी आप समझिएगा। अब है उसके बाद रामचंद्र गुहा बोलते हैं, संथाल विद्रोह आधुनिक भारत में आदिवासी प्रति सबसे सशक्त ऐतिहासिक अभिव्यक्ति थी, रामचंद्र गुहा बोलते हैं। तो ये चीज़ें समझिएगा। उसके बाद ध्यान रखिए, उन्होंने सांस्कृतिक स्वायत्तता की बात करते, सामुदायिक अधिकारों की बात करते, रक्षा का संघर्ष बताया। तो अभी मैंने कहीं कहीं शब्द यूज किया सांस्कृतिक स्वायत्तता, तो किनके द्वारा दिया गया? तो रामचंद्र गुहा जी के द्वारा दिया गया ये बात। तो आप ये सब शब्दों का उपयोग कहीं कीजिए तो आपको समझ में आएगा कि नहीं उत्तर में आपको अंक कैसे मिल रहे हैं, आपके प्रश्न का उत्तर का अंक। जो आप प्रश्न लिख के, जो प्रश्न है आपका उत्तर लिखिएगा ना, उसमें अंक कैसे मिले आपको समझ में, जब इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कीजिएगा। ये नहीं कि रामचंद्र गुहा ने यह कहा, ये नहीं लिखना है। पर जैसे ही राजनीतिक स्वतंत्रता की बात करेगा, जो कॉपी चेक कर रहा है उसको समझ में आएगा बच्चा कहाँ हमको इशारा करवा रहा है। या लिख देगा कि किसान जनजातीय वर्ग संघर्ष का प्रमुख कड़ी के तौर पर देखा जा सकता है। तो जब आप परिचय में लिखिएगा, या जबरन थोपे गए राजस्व और जंगल कानूनों के स्वाभाविक विरोध के तौर पर देखते हैं, तो यह जब कोटेशन लिखिए वो समझ जाए किसी राइटर के संदर्भ में बातें कर रहा है और एक शब्द से सारी चीज़ें आप व्याख्यात कर दे रहे हैं। तो ये चीज़ें समझिए। उसके बाद विदेशी विचारकों में ध्यान रखें, E.T. डाल्टन ने क्या कहा अपने पुस्तक में, बोलते उत्तेजित और अव्यवस्थित जनजातीय हिंसा के तौर पर। यह कोई व्यवस्थित नहीं था, अव्यवस्थित कुछ लोगों जो संगठित हुआ विद्रोह कर दिया। तो ये आम धारणा थी उस समय इस प्रकार का। और ये ब्रिटिश लेखक है, तो क्या बोलेंगे, ब्रिटिशों को अपना ऊपर बताएंगे ना हम सर्वसरम, मेरी गलती कुछ नहीं भाई, जो किए थे तुम ही लोग किए थे। अब यह ध्यान रखिएगा, यह स्थानीय स्तर पर संघर्षों का परिणाम था, न कि राजनीतिक आंदोलन था। अब बिल्कुल यह सही था, गलतफहमी के तौर पर देखने को मिलता है। और स्थानीय स्तर पर संघर्षों, क्योंकि अगर औपनिवेशिक शासन रेगुलेट अच्छा से कर लेती, मैनेजमेंट अच्छा कर लेती, यह विद्रोह होता भी नहीं। अब ध्यान रखिए, डब्ल्यू हंटर क्या बोलते हैं, लॉनेस, आप नाम बुक लिखते हैं उसकी पराकाष्ठा बोल देते हैं। ये जैसे उन्होंने लिखा कि सवाल संथाल विद्रोह जो है, संथाल विद्रोह सभ्य शासन के अभाव में जनजातीय अराजकता का परिणाम है। अगर हम सभ्य शासन दे देते हैं तो यह विद्रोह होता ही नहीं। इस तरीके से बातें बोलते हुए चार्ल्स एडवर्ड बल्क बोलते हैं, क्या बोलते हैं, औपनिवेशिक प्रशासन अति विश्वास का संकट बताया, लेकिन इसे राजनीतिक चेतना से रहित और भावनात्मक उत्तेजना का परिणाम माना। तो ये चीज़ें लगता है, देखिए यही सब शब्द मैं ऊपर यूज किया, भावनात्मक परिणाम था, राजनीतिक चेतना की कमी थी, आत्मविश्वास की कमी थी, राजनीतिक स्वतंत्रता की बात की, सांस्कृतिक स्वतंत्रता की बात की, यही शब्दों का प्रयोग किया और यही सब शब्द लिखने हैं आपको। और अधिक अंक लेना है तो, नहीं तो चीज़ें बदल जाएंगी, आप चीज़ों को इसी रूप से देखते आएंगे, इसी रूप से समझते आएंगे कि उत्तर कैसे लिखना है। अब है कि यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, निष्कर्ष के तौर पर हम जब बात करते हैं कि संथाल विद्रोह भारतीय उपनिवेशकालीन इतिहास में जनजातीय चेतना, सामूहिक साहस, औपनिवेशिक दमन के विरुद्ध प्रतिरोध के एक शक्तिशाली अभिव्यक्ति के तौर पर हम देखते हैं। इसकी अभिव्यक्ति शक्तिशाली थी, पर हालांकि इसके परिणाम दूरगामी नहीं थे, ये कह सकते हैं हम लोग। यह न केवल संथाल समाज की आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक स्वतंत्रता की रक्षा का संघर्ष था, बल्कि ब्रिटिश शासन के अन्यायपूर्ण नीतियों के विरुद्ध एक संगठित जन आह्वान था। यहाँ पर जनता सहयोग किया था, आदिवासी जनता सहयोग किया था, वहाँ पर कुछ गैर आदिवासी थे वो भी सहयोग किए थे। यद्यपि नेतृत्व की हानि, सैन्य कमजोरियाँ, संगठनात्मक सीमाओं के कारण आंदोलन अंततः दमन का शिकार हुआ, फिर भी इसकी गूंज भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की दिशा में नई ऊर्जा प्रदान की और साथ ही साथ ब्रिटिश उपनिवेशिक नीतियों को बदलने का यह प्रथम प्रयास भी माना जा सकता है। अब ध्यान रखिएगा, यह जो आंदोलन हुए स्पष्ट कर दिया कि आदिवासी समुदाय का मात्र जंगल आधारित समूह नहीं, बल्कि अपनी भूमि अस्मिता और अधिकारों के प्रति उतने ही सजग और संघर्षशील थे। कितना था सजग था अपने अधिकारों को लेकर, जंगल जमीन के लेकर, और संघर्ष जितना कोई अन्य समुदाय उस दौर में नहीं था, जितना आदिवासी समुदाय उस दौर में हुआ करता था। बाकी लोगों को तो पता ही नहीं था, किसान आंदोलन कब स्टार्ट हुआ सोच के देखिएगा। तो ये सब चीज़ें समझिएगा। अब उसके बाद क्या होता है, आगे चलकर मुंडा, उलगलान, भील, कोल, अन्य जनजातीय विद्रोह का प्रेरणा देता है। औपनिवेशिक शासन में अपनी नीतियाँ जो थी पुनर्गठित करने का एक बाध्य किया, और दृष्टि से संथाल विद्रोह भारत के प्रतिरोध इतिहास का महत्वपूर्ण एक मील का पत्थर बन जाता है। जनजातीय विद्रोह राष्ट्रीय विमर्श में लाने के लिए एक क्या करता है, निर्णायक भूमिका निभा देता है कि राष्ट्रीय मुद्दे के तौर पर देखो ये सब सारी चीज़ों को। हालांकि यह निष्कर्ष आपको समझना है यह क्यों लिखा गया, इसी से आप समझ जाइए जितना विद्रोह आपको संथाल के तत्व थे वो सब इसमें शामिल कर दिए गए।
आप इसी तरीके निष्कर्ष लिखने का प्रयास कीजिए। हालांकि ये निष्कर्ष लंबा है, इसको छोटा करना है। जैसे शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा तो कुछ शब्दों का चयन कर लीजिए, लॉन्ग में आएगा तो कुछ शब्दों का चयन कीजिए, पर इतना तो कम से कम कीजिए ताकि आप उत्तर बेहतर लिख पाए और आपका कंक्लूजन जब कंक्लूड करें प्रश्न का उत्तर तो बेहतर रूप से उभर कर सामने आए, सारी चीज़ें आपका इसी में समाहित हो जाए। प्रयास कीजिएगा, लगातार प्रयास कीजिएगा तो चीज़ें सफलता मिलती है। और जो नहीं प्रयास करे बस कमेंट में आके बोलिएगा क्या क्या बोल दिया, क्या क्या कर दिया, तो अलग मैटर है। जिनको सीखना है वो जरूर हमसे जुड़ेंगे, जो जिनको नहीं सीखना है आप करते रहिए, तमाशा तो लोग बाजार में कर ही रहे हैं। तो ये सब चीज़ें समझिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। 71वीं को लेकर हम लोग प्लान जो लेकर आए हैं निपुण सीरीज कंप्लीट टॉपिक एनालिसिस, जो 3 मॉडल पर काम करता है। इस पर हम पहले भी वीडियो बना रखे। 100 डे का प्रोग्राम पहले 75 डे का हुआ करता था, जिसको अब लगातार हम लोग करने का प्रयास, क्योंकि बीपीएससी का अपना जो कैलेंडर जारी हुआ उसके चीज़ें बिगड़ गई। मैं भी ये मानता हूँ, उसी बीच इंटरव्यू का प्रोग्राम आ गया। कॉपी मैं 15 दिन से चेक कर रहा था, जब से आई है कॉपी में चेक ही कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा अव्यवस्था हो गया। अब चीज़ें ठीक हो गई, संतुलित हो गई। तो अब क्या होगा, रेगुलर इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अब आपको बेहतर चीज़ें देने का प्रयास करें। जो लोग जुड़ना चाहते हैं इस नंबर पर बेहिचक कॉल कीजिए। चीज़ों को सीखना है, बेहिचक कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए। हाँ, पर एक मर्यादा बना कर रखिएगा। अब छोटी छोटी बातों को लेकर मत कीजिए, नहीं तो सिस्टम परेशान हो जाता है। क्योंकि डायरेक्ट मैं अभी इसे नंबर को रखा हूँ, मैं हैंडल कर रहा हूँ, तो ये सब चीज़ें चलिए आगे बात करेंगे इसी के साथ। अब इसके साथ साथ क्या करना है, आप लोगों को अगला जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, प्रस्तावना और उसके जो संदर्भित जो संवैधानिक मान्यता है संदर्भित, उस पर चर्चा होगी। अगला क्लास हम इस पर चर्चा करेंगे। डे 5 के तहत आपको प्रस्तावना संबंधित और उसके विभिन्न आयामों को समझाने का प्रयास करेंगे। बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है पॉलिटी में, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और संविधान को अगर समझना है तो बिना प्रस्तावना को समझे हम आगे बढ़ नहीं सकते। तो यह लगातार अब चलेगा, इन सब चीज़ों को आप अवगत रहिए। चलिए आगे बात करते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए दिए गए नंबर से आप बात कीजिएगा या विजिट कर लीजिए www.bodhyukticlasses.in पर, हमारे वेबसाइट पर। वहाँ बहुत सी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। करंट अफेयर्स का जो क्रिप्स अपडेट है वहाँ होता है, फिर उसका MCQ हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है। ये सब चीज़ें आप लाभ ले सकते हैं। और कोई भी क्यूरी हो तो bodhyukticlasses@gmail.com पर भी मेल कर सकते हैं, ताकि हम चीज़ें पर्सनली सॉल्व कर पाए। चलिए फिर मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।